हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो इस वीडियो में हम रचना शारीर का पेपर 2 का पूरा सिलेबस देख लेंगे, आयुर्वेद प्लस मॉडर्न। मैं आपको गारंटी दे सकता कि आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया तो अगर आपने पहले भी वन शॉट देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको पूरा पेपर यहीं से आ रहा होगा। सो पेपर 2 भी यहीं से आएगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि आपको क्लियरिटी आए। और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। और जिसको नोट्स चाहिए वो मेरे को 7887559633 ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। आयुर्वेद प्लस मॉडर्न, ये दोनों के नोट्स आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे टोटल पूरे के पूरे, जिसमें से 100 मार्क्स का आएगा। एमसीक्यूज भी इसी में से आएंगे। और साथ ही साथ अगर सिर्फ मॉडर्न चाहिए होगा आपको, क्योंकि नोट्स मराठी में है, तो आप मेरे को वो 50 रुपीज़ में मैं आपको दे दूंगा। अब ये पैसे क्यों? तो ये पैसे इसलिए क्योंकि ये जो स्टूडियो है ये इसको पैसे लगते हैं, ठीक है, मेंटेन करने का, और इसका जो रेंट है वो भी देना पड़ता है। मैं बाहर हूँ ना, मतलब घर पे नहीं हूँ मेरे। सो कोई बात नहीं, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आयुर्वेद पार्ट। पहले आयुर्वेद पार्ट देखेंगे, फिर मॉडर्न पार्ट देखेंगे, ठीक है। सो प्रमाण शारीर, तो व्याख्या क्या है इसकी? मीयते अनेन इति मानम, ठीक है, जिसके ज़रिए हम शरीर का मोज मापन कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रमाण शरीर ऐसे बोलते हैं। अब ये प्रमाण शरीर की ज़रूरत क्यों गिरी थी हमको? तो प्रमाण शरीर की इसलिए ज़रूरत गिरी थी क्योंकि पहले ज़माने में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे मोजने के लिए। शरीर में क्या अलग अलग धातु हो गए, मल हो गए, ये सारी चीज़ें मोजने के लिए कुछ नहीं होता था। इसलिए हमको आचार्यों ने हमारे ये प्रमाण अलग अलग प्रमाण दिए हुए। दो ही प्रमाण पढ़ने हैं, एक है अंगुली प्रमाण, एक है अंजलि प्रमाण, ठीक है। उसका डिफरेंस भी क्या है वो मैं बता दूंगा। इसका महत्व क्या है तो वो देख लेते हैं हम। महत्व मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो तत्र आयु बलेन बलेम ओजम सुख वित्तम दृष्टाच अपरे भावा भवक्ता भवक्त्यायता प्रमाणति शरीरे विपर्य स्वस्तु हीने अधिकेवा। मतलब क्या है? आयु, बल, ओज, सुख, वित्त इत्यादि सर्व गुण का सम प्रमाण अंग में रहना, शरीर में रहना, ये इसके ऊपर अवलंबन है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसका ये महत्व है। जब ये गुण, ये प्रमाण अगर हीन हो गए और अधिक हो गए तो इसका जो अ, ये है साइड इफेक्ट है वो हमारी बॉडी पे, इसका विपरीत परिणाम हमारी बॉडी पे दिखने लगेगा। ओके, सो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, अब इसमें प्रकार देख लेते हैं हम। तो प्रकार दो प्रकार है। एक है अंगुली प्रमाण। अंगुली प्रमाण मतलब शरीर एवं शरीर के अंग प्रत्यंग का प्राकृत स्वरूप ठहराना, इसी को क्या बोलते हैं हम? अंगुली प्रमाण ऐसे बोलते हैं, ठीक है। शरीर का अंग प्रत्यंग का प्राकृत स्वरूप ठहराना। ओके, उसके बाद प्रत्येक इंसान का, जो भी मैं हूँ समझो, तो वो इंसान का मोज मापन करने को ही स्व उंगली प्रमाण ऐसा बोला हुआ है कि अब मेरा खुद के शरीर का मेरे को उंगली प्रमाण करना है, तो उसको क्या बोला हुआ है? स्व अंगुली प्रमाण। अब अंगुली प्रमाण क्या रहता? अंगुली प्रमाण इज नथिंग बट कि हमारा ये जो दोनों हाथ है उसको भर के एक अंगुली होता है। ओके, दोनों हाथों को मिलाकर जो हम व्याप 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 व्यापते हैं, जो लेते हैं, उस चीज़ को हम अंगुली प्रमाण बोलते हैं। ओके, सो ये जो डाटा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ पर जो बोलता हूँ ना वो याद रखा करो कि आपने भी पेपर में देखे होंगे। अभी तक हमने हमारे 5-6 वन शॉट हो गए, तो वो 5-6 वन शॉट में से जो एमसीक्यूज बोले वो एमसीक्यूज आए, तो यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ें रहती है, तो वो ध्यान दे दिया करो। तो चरक के अनुसार 24 अंगुले बताए हुए, सुश्रुत के अनुसार 120 अंगुले बताए हुए, और अष्टांग के अनुसार 84 अंगुले बताए हुए, ठीक है। चरक और अष्टांग सेम है, सिर्फ सुश्रुत ने 120 बताए हुए, चरक और अष्टांग ने 84 बताए हुए। अब अंजलि प्रमाण क्या है? तो शरीर में के रस हो गया, रक्त हो गया, जितने भी धातु हो गए, एवं द्रव्य स्वरूप मज्जादि सार के, जो मज्जा के जैसे द्रव्य स्वरूप में जो घटक होते हैं शरीर में, उसका प्रमाण मोजने को ही हम क्या बोलते हैं? अंजलि प्रमाण बोलते हैं। अंगुली प्रमाण समझ में आया, अंजलि प्रमाण समझ में आया, दोनों सेम है। दोनों हाथ आपके इतना जितना भर भर के आप रखते हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अंगुली प्रमाण। और अंजलि प्रमाण मतलब द्रव्य स्वरूप का करना, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एमसीक्यू आपको फिक्स बनेगा, ठीक है, या फिर आपको डायरेक्टली पूछ लेगा भाई बताओ इसके इसके कितने, और यहाँ से एक दो एमसीक्यूज आपके फिक्स बन जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कि शरीर घटक देख लेते हैं और उनका प्रमाण देख लेते हैं। तो जल सबसे अधिक है, 10 अंगुली प्रमाण है इसका। रस का 9 अंगुली प्रमाण है, और रक्त का 8 अंगुली प्रमाण है,
पुरुष का 7 है, कफ का 6 है, पित्त का 5 है, मूत्र एवं रज का 4 है, वसा का 3 है, मेद और स्तन्य का 2 है, मज्जा का 1 है और शुक्र का आधा है, ओज मस्तिष्क इनका आधा आधा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहाँ पर हमारा प्रमाण शरीर खत्म होता है, बहुत सिंपल है ना। इसके आगे का देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोष्ठ एवं आशय शरीर। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से मैं आपको वेटेज बता देता हूँ, साथ ही साथ वेटेज भी बताते चलूँगा मैं। तो आई थिंक यहाँ से एक LAQ बनेगा इस साल, एक LAQ। ठीक है, और 2 MCQs तो यहाँ से बनते ही है। हो सकता है SAQ आए, पर LAQ बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। स्थानस्य कोष्ठ शरीर क्या है, तो स्थानस्य आमाग्नि पक्वाना मूत्रस्य रुधिरश्च हृदय उंडुक फुफ्फुश्च कुष्ठ इति अभिधीयते। मतलब आमाशय हो गया हमारा, मतलब पेट हमारा। अग्नाशय, अग्नाशय मतलब अग्निशय, अग्नि का शय, जहाँ पर अग्नि रहती है। पक्वाशय मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लैडर। रक्ताशय मतलब जहाँ पर रक्त इकट्ठा होता है। हृदय मतलब हार्ट। उंडुक फुफ्फुस और कोष्ठांग। उंडुक का मतलब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, उसके बाद पर्याय देख लेते हैं हम। यकृत, सबसे पहले यकृत है। ठीक है, सो इसको प्लीहा भी बोला जाता है। इसका पर्याय क्या है, तो कालखंड है। क्या है पर्याय, तो आपको पता होगा कि जैसे मेरा नाम सोहेल है, लेकिन मेरे को कॉलेज के साइड सोहेलिया बोलते हैं। ओके, मेरे को घर पे चिंटू बोलते हैं, मेरे गांव साइड मेरे को पिंटू बोलते हैं, लेकिन मेरा असली नाम क्या है, तो सोहेल है। तो इसी तरीके से चिंटू, पिंटू, सोहेलिया ये क्या हो गए, मेरे पर्याय हो गए। ओके, समझ में आया, गुड। उसके बाद उत्पत्ति की बात कर लेते हैं हम। उत्पत्ति कैसी हुई इसकी, तो गर्भस्य यकृत प्लीहानो शोणितजो। मतलब जो यकृत और प्लीहा है, इसकी उत्पत्ति शोणित शोणित जो शोणित से हुई है, मतलब रक्त से हुई है। कहाँ पर रक्त से हुई है, गर्भ में। ठीक है, समझ में आ गया, गर्भ मतलब फीटल स्टेज में। उसके बाद स्थान देख लेते हैं हम। तो यकृत का स्थान कहाँ है, तो दक्षिण पार्श्व में इसका स्थान है। प्लीहा का स्थान कहाँ है, तो वाम पार्श्व में इसका स्थान है। दो संबंध समान वायु और रंजक पित्त यकृत और प्लीहा से बनता है। उसके बाद धातु संबंध देख लेते हैं हम। तो रक्त धातु से बनता है ये, साथ ही साथ मेद धातु, मतलब धातु से कौन से धातु से संबंध है इसका, तो रक्त धातु से और मेद धातु से। अब मेद धातु से संबंध कैसे आया, तो मेद का अगर क्षय हुआ, मेद कम हुआ बॉडी में, तो प्लीहा की वृद्धि हो जाती है। किसकी वृद्धि हो जाती है, प्लीहा। प्लीहा मतलब स्प्लीन होता है, मॉडर्न के कंपैरिजन में करें हमने तो। ओके, उसके बाद इसकी कला क्या है, तो रक्त धरा कला है इसकी। पेशी कौन सी है, तो यकृत प्लीहा उंडुक में छह पेशी बोली गई हुई है। उसके बाद स्त्रोत संबंध क्या है इसका, तो यकृत एवं प्लीहा का रक्तवाह का मूल स्थान बताया हुआ है। ओके, उसके बाद व्रक की बात कर लेते हैं हम। व्रक मतलब किडनी होता है। उत्पत्ति रक मेद प्रसाद वर्को, रक्त के मेद प्रसाद से इसकी उत्पत्ति हुई है गर्भ में। संख्या कितनी है इसकी, तो 2 है। स्थान व्रक वाम और दक्षिण पार्श्व भाग में ये देखने को मिलते हैं हमको किडनी, मतलब व्रक। स्त्रोतस इसका मेदोवाह स्त्रोतस इसका मूल स्थान है। उसके बाद उंडुक की बात करते हैं हम। उंडुक तो आप मेरे को बताने वाले हो कमेंट सेक्शन में। तो पर्याय क्या है इसका, तो पुरुष धारा, मलाधारा और पोट्टली। ठीक है, ओके। उसके बाद पर्याय समझ में आ गया आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आकार पोट्टली के जैसा इसका आकार रहता है, पोटली के जैसे। ठीक है, वो पोटली रहती है ना हमारी ऐसे गोल, ओके, उसके जैसा। उत्पत्ति शोणित किट्ट प्रभाव उंडुक, शोणित फेन किट्ट से, शोणित किट्ट से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। स्थान क्या बोला हुआ है इसका, तो पक्वाशय का एक भाग में इसका स्थान है। पेशी कितनी है इसमें, तो 6 पेशी है। संबंधित कला कौन सी है इसकी, तो मांस धरा कला इसकी उंडिक के आश्रय से रहती है। कार्य क्या है इसका, तो मल विभाजन करना इसका कार्य है। उसके बाद फुफ्फुस की बात कर लेते हैं हम। तो शोणित फेन प्रभाव फुफ्फुस, जो उत्पत्ति है वो 100% आपको पेपर में MCQs के फॉर्म में दिखेगी। तो यहाँ से एक MCQs आपका बनेगा। ओके, स्थान इसका हृदय वाम भागी, हृदय और वाम के जगह पर फुफ्फुस के स्थान पर ये प्रेजेंट रहती है हमारा फुफ्फुस। फुफ्फुस मतलब लंग्स। वायु का संबंध उदान वायु के आधार स्तंभ से फुफ्फुस रहता है। उसके बाद हृदय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्याय क्या है इसका, महत्व और अर्थ। उत्पत्ति शोणित कफ प्रसाद, जो शोणित कफ के प्रसाद से हमारा हृदय बना हुआ है। स्थान क्या है, तो ऊर प्रदेश में, दोनों स्तन के बीच में हमारा हृदय प्रेजेंट होता है। आमाशय के उदर द्वार के जगह पर ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उदर मतलब आमाशय मतलब हमारा पेट, मतलब स्टमक, स्टमक के उदर भाग मतलब ऊपर, स्टमक के ऊपर। हृदय का संबंध देख लेते हैं हम। तो प्राणवाही धमनियां इसमें रहते हैं। साथ ही साथ हृदय अधवामत प्लीहा से जुड़ा हुआ रहता है।
फुफ्फुस से जुड़ा होता है वामत दिशा में, और दक्षिण में यकृत और क्लोम से जुड़ा होता है। ओके, यकृत मतलब लीवर और क्लोम मतलब क्या होता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि आप इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हो इसलिए मैं कमेंट सेक्शन में बोल रहा हूँ। उसके बाद इसका आकार कैसा रहता है, तो अर्धमुख कमल के जैसा इसका आकार होता है। प्रमाण, चरक ने इसका 2 अंगुली प्रमाण बताया है, बैराज सुश्रित ने इसका 4 अंगुली प्रमाण बताया हुआ है। चौथे महीने में रक्त प्रवक्त होता है। जब गर्भ में हम चौथे महीने में रहते हैं तब हृदय क्या होता है, प्रवक्त होता है, मतलब दिखने लगता है। हृदय का संबंध पेशी, 2 पेशी है इसमें, संधि, मंडल संधि बोला जाता है इसको, सीरा 10 है इसमें और धमनी भी 10 है। धातु संबंध कौन से आते हैं इसके साथ, तो रस, रक्त, मांस, शुक्र और ओज। उसके बाद हृदय मर्म, हृदय के मर्म कौन से, तो रचने के अनुसार सीरा मर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हृदय का महत्व क्या है, तो चेतना स्थान है ये, त्रिमर्म में से एक है और मन का भी स्थान है ये। ओके, यहाँ पर हमारा कौन सा शरीर खत्म होता है, तो कोष्ठ शरीर यहाँ पर हमारा खत्म होता है। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम आशय शरीर। व्हाट इज आशय शरीर, तो आशते द्रव्य अस्मिनिति, आशय आशया अवस्थान प्रदेश। द्रव्य जो ठिकान पर कुछ टाइम के लिए रहता है, जो पोकल रचना में रहता है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, आशय से बोलते हैं। संख्या पुरुष में 7 है, स्त्री में 8 है, और शारंग दर के हिसाब से 7 + 3 मतलब 10 है। ओके, नाम क्या है इसके, तो आशयास्तु वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशयो, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मुक्ताशय, स्त्रीना गर्भाशयो अष्टम। बहुत सिंपल है, सिर्फ नाम लिखने हैं आपको और शय लिखना है आपको। तो वात पित्त कफ, मतलब श्लेष्मा भी बोलते हैं ना कफ को, उसका पर्याय है श्लेष्मा। तो वात आशय अस्तु, मतलब आशय कौन से, तो वाताशय मतलब जहाँ पर वात रहता है, पित्ताशय जहाँ पर पित्त रहता है, श्लेष्माशयो मतलब जहाँ पर कफ रहता है, रक्ताशयो जहाँ पर रक्त रहता है, आमाशयो जहाँ पर आमाशय रहता है, पक्वाशयो जहाँ पर पक्वाशय रहता है, मूत्राशयो जहाँ पर मूत्र रहता है, और स्त्रीना गर्भाशयो अष्टम, मतलब स्त्री में एक एक्स्ट्रा है, वो कौन सा है, तो गर्भाशय। ठीक है, समझ में आया। तो आमाशय का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं उसका इंपॉर्टेंस। तो अन्न का आशय है, किसका आशय है, अन्न का। देखो जब भी हम खाना खाते हैं तो अन्न बोलते हैं ना, खाना खाने को अन्न। तो जो खाना खाते हैं हम, तो वो खाना कहाँ पर रहता है, कुछ टाइम के लिए स्टमक में रहता है ना, तो अन्न का जो आशय है वो आमाशय है। ओके, गुड। स्थान का है इसका नाभि एवं स्तन के बीच में, नाभि जो है हमारी और स्तन जो है उसके बीच में। स्त्रोतस, अन्न व स्त्रोतस बोला गया है। दोष संबंध कौन सा है, तो वायु का समान वायु, पित्त का पाचक पित्त, रंजक पित्त और कफ का क्लेदक, और क्लेदक कफ। पेशी संबंध, 2 अष्टम आमाशय, 2 यहाँ पर पेशी रहती है। स्नायु, सुषिर स्नायु यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पक्वाशय की बात कर ले, दूसरा पॉइंट है हमारा पक्वाशय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थान इसका गुद एवं नाभि के ऊपर। ठीक है, गुद मतलब गुद और नाभि के नीचे। ठीक है, गुद जो रहता है हमारा, गुद मतलब एनस, और एनस नाभि के ऊपर। ठीक है, पक्वाशय का स्थान है। पक्वाशय इज नथिंग बट लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सो कला संबंध, पुरुष धरा कला से इसका संबंध है। स्त्रोतश, पुरुष व स्त्रोतस है। दोष संबंध अपान वायु के साथ है और पित्त के साथ है। स्नायु, इसमें भी हमको सुशीर देखने को मिलते हैं। उसके बाद मूत्राशय, पर्याय क्या है इसका, तो बस्ती है। स्थान कटी प्रदेश में देखने को मिलता है हमको, अल्पशोणित है ये, और आकार इसका भोपले के जैसा रहता है, अधोमुखी मुख के जैसा। संबंध इसका नाभि पृष्ठ कति मुष्क गुद वक्षय शेफ से रहता है इसका संबंध। स्नायु, इसमें भी सुशीर है। पेशी, 2 पेशी है इसमें, धमनी, मूत्रवाही धमनी रहती है इसमें 2। ओके, बस्ती ये मूत्रवाह स्त्रोतस का मूल स्थान है। मर्म, त्रिमर्म में से एक मर्म है ये। मर्म का प्रकार स्नायु मर्म है और प्रमाण इसका 4 अंगुली है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट आशय थे हमारे, यहीं से आपको क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद का हम पॉइंट देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास सीरा शरीर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पॉइंट ऑफ व्यू एसएक्यू यहाँ से एक बन सकता है। तो बिना किसी देरी के व्याख्या देख लेते हैं हम, इसकी व्याख्या क्या है। तो शरणात सीरा, देखो बहुत छोटी व्याख्या है तो याद ही कर लो। तो जो रचने में से जो शरीर की रचना में से द्रव्य शरण करके बहता है एक अवयव से दूसरे अवयव तक, उस रचना को हम क्या बोलते हैं, तो सीरा इसे बोलते हैं। स्वरूप कैसा है, स्वरूप क्या है इसका, तो सीरा के जो मूल रहते हैं, जो स्टार्टिंग रहती है वो बहुत ज़्यादा स्थूल रहती है, मतलब जाड़ रहती है, मतलब मोटी रहती है, और आगे चल चल के वो छोटी छोटी होते जाती है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है उसका, जैसे झाड़ रहता है ना, झाड़ का पत्ता रहता है, देखो
झाड़ के पत्ते के बीच में की अगर वेन देखोगे आप तो वो कैसी रहती, मोटी रहती। लेकिन जैसे ही उसके आगे फांदियां निकलते हैं, उसके जो आगे के लाइंस निकलते हैं, आगे के वेन्स निकलते हैं, वो पतले 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 होते जाते हैं। तो ऐसी इसका स्वरूप बोला हुआ है। अब मूल स्थान अलग अलग आचार्यों के हिसाब से अलग अलग बोले गए हुए हैं। जैसे सुश्रुत ने इसका मूल स्थान नाभि बोला हुआ है, वाग्भट ने, आचार्य वाग्भट ने इसका मूल स्थान हृदय बोला हुआ है। दशमूल सीरा हृदयस्था, ऐसा वाग्भट का बोलना था। संख्या इसकी शरीर में कितनी है तो 700 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत हम देख लेते हैं तो 40 मूल बोला हुआ है इन्होंने, 40 मूल सीरा होती है, और वाग्भट ने 10 मूल सीरा बोली हुई है। तो जो सुश्रुत है उनके अनुसार 40 मूल सीरा कौन से है तो वात पित्त कफ और रक्तवाह वह। ठीक है, क्या क्या याद रखना है आपको, वात पित्त कफ और रक्त वह, इसके 10-10 कितने कितने 10-10 हो गए 40 मूल सिरा। ठीक है, वात वह को इनका दूसरा नाम अरुणा दिया हुआ है इन्होंने, पित्त वह को इन्होंने दूसरा नाम नीला दिया हुआ है, कफ वह को इन्होंने दूसरा नाम गौरी दिया हुआ है, और रक्त वह स्तुतस को इन्होंने दूसरा नाम रोहिणी दिया हुआ है। ओके, आपके हिसाब से आप याद कर लो इसको न्यूमिनिक्स बना के। ओके, मैंने इसको VAPN KG और रक्त को रोहिणी याद कर लिया था। ठीक है, सो ऐसे याद किया था मैंने। उसके बाद षडंग के अनुसार विभाजन देख लिया जाए हमने तो षडंग के अनुसार विभाजन मतलब अलग अलग शरीर में कहाँ कहाँ पर कितने ये जो है सीरा प्रेजेंट है। तो जो शाखा है उसमें 400 सीरा प्रेजेंट है, वेरएस कोष्ठ में 136 है, उदर जंतुगत में 164 है। ये कुल मिला के कितने हो जाते हैं 700 हो जाते हैं। जो शाखा है, शाखा मतलब लिम्स होते हैं हमारे, तो लिम्स में एक लिम्ब में 100 है, दूसरे लिम्ब में 100, तीसरे लिम्ब में 100 और चौथे लिम्ब में 100। ओके, मतलब दोनों हाथ में 200 और दोनों पैरों में 200, हर इसमें कुल मिलाकर 400 प्रेजेंट है। सीरा का काम क्या है तो जैसा खेत में केदार कुल्य न्याय के हिसाब से शरीर का पोषण होता है, वैसे ही यहाँ पर शरीर में सीरा के जैसा पोषण होता है। केदार कुल्य न्याय का कैसा पोषण होता था कि एक बहुत बड़ी कुआं रहता था, बावड़ी वेल रहती थी, और वो वेल में से क्या होता था कि खेत में, जो खेत रहता है हमारा फार्म, उसमें है ना एक मोटर लगा लिया हमने, एक पाइप लगा लिया, और पाइप के ठिबक सिंचन पता है कि आपको, वैसे ही यहाँ पर सीरा का काम है। बॉडी में अलग अलग जाकर, अलग अलग जगह पर जाकर ये क्या करती है तो पोषण देने का काम करती है। ओके, उसके बाद प्रसारण एवं आकुंचन क्रिया के द्वारा दौरान ये उपस्नेहन करने का भी काम करती है। ओके, उपस्नेहन और पोषण। उपस्नेहन मतलब स्नेहन करना, मतलब चिपचिपा बनाना, प्रसारण मतलब फैलना, और आकुंचन मतलब कम होना। ये पदार्थ विज्ञान के वन शॉट में आपको देखा था हमने, पकता हुआ आपको। सीरा के प्रकार कितने हैं तो दो प्रकार है, एक वैद्य और एक अवैद्य। वैद्य मतलब क्या होता है, जो पंचर कर सकते हैं हम, ठीक है, जिसमें वेदन कर सकते हैं, ऐसे सीरा को क्या बोलते हैं हम, वैद्य सीरा बोलते हैं, जो 302 है शरीर में। वेराज अवैद्य सीरा 98 है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया आपको, गुड। सो यहाँ पर हमारा सीरा शरीर खत्म होता है। इसके अगला टॉपिक देख लेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम धमनी शारीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा है, उत्पत्ति भी बहुत छोटी है। तो धामनाथ धमनिया मतलब जो प्रणाली में से वायु का वहन होता है, ध्वान होता है, ध्वान मतलब वहन होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसका, वायु का, उस प्रणाली को हम धमनी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, नाभि चतुर्विशंति नाभि प्रभवा अभिहिता, मतलब इसका मूल स्थान क्या है तो नाभि। नाभि पता है ना, जैसे नाभि रहती है हमारी, वो जो गोल गोल अम्बिलिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। संख्या इसकी 24 है। कितनी है 24। ओके, तो उद्रक 10 है, अधोक 10 है, और तिर्यक 10 है। उद्रक मतलब ऊपर जाने वाली धमनियां, अधोक मतलब नीचे जाने वाली धमनियां, और तिर्यक मतलब क्रॉस जाने वाली धमनियां। समझ में आया, तो कितने ही है 24 है। 10 उद्रक मतलब ऊपर जाने वाली, 10 नीचे जाने वाली, और 10 क्रॉस जाने वाली। ओके, गाड़ी का चाक देखा हुआ है क्या आपने, जो गाड़ी रहती है, आपने बैलगाड़ी देखी है क्या कभी, बैलगाड़ी का चाक देखा है क्या आपने, या फिर कोई भी चाक देखा होगा आपने, चाक जो रहता है क्या बोलते हैं उसको, व्हील। तो वो जो व्हील रहता है ना, उसका चाक देखना आपने, वो चाक के जैसा धमनी का प्रकार आकार रहता, जो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा चाक रहता है ना, तो चाक का जो बीच में का सेंटर है उसमें से सब निकलते हैं, उसके अलग अलग डिवीजन निकलते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो धमनी है, उसके जो अलग अलग वो है वर्ज, वो है क्या बोलते हैं उसको, पार्ट्स है, वो कैसे निकलते हैं,
चाक के जैसे निकलते हैं, जैसे चाक के निकलते हैं सेंटर में से, सेंटर नाभि है उसका, और अलग अलग धमनियाँ उससे निकलती है जैसे चाक के जैसे। इसकी तुलना की गई हुई है, इसका कंपैरिजन किया हुआ है इन शॉर्ट। ओके, सो उद्र अधोक तिर्यक तो ये तो, और ये बॉडी का पोषण करते हैं, ठीक है, अलग अलग दिशा में। जैसे उद्र जो धमनी है वो ऊपर के साइड में पोषण करेगी, अधोक धमनी नीचे के साइड, और तिर्यक धमनी क्रॉस में। ठीक है, समझ में है आपको। इसके प्रकार एवं कार्य, जो उद्रक है जो ऊपर जाने वाली है उसका कार्य क्या है, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उच्छ्वास मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, हंसना, बोलना, जितने भी ऊपर के कार्य होते हैं ना वो ये परफॉर्म करती है, और साथ ही साथ शरीर का धारण करती है ऊपर के साइड में। अधोक, उद्रक बोलते हैं उसको। अधोक मल हो गया, मूत्र हो गया, वात हो गया, पुरुष हो गया, शुक्र हो गया, आर्त हो गया इत्यादि। जो अधो दिशे ने जाता, अधो दिशे की तरफ जाता, नीचे के साइड जाता, उसका ये क्या करती है, वहन करती है और साथ ही साथ पोषण करती है। और जो चार तिर्यक धमनियाँ हैं तो ये सैकड़ों हजारों शाखा में डिवाइड होते और स्वेद का वहन करते और उत्सर्जन करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। धमनिया में छोटे छोटे होल्स रहते हैं, मतलब छिद्र रहते हैं, और उसके वजह से जो रस धातु है उसका एनाबॉलिज्म होता है, उपचय होता है शरीर में, और इससे पोषण होता है। ठीक है, धमनी का और एक काम है वो पोषण करने का काम करती है, और जो ज्ञान प्राप्ति होती है हमको उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इतना ही इंपॉर्टेंस है धमनी का, इसके बाहर आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इसका अगला पॉइंट देखिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्त्रोतस शारीर, और ये आपको 10 मार्क के लिए फिक्स आ जाएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलएक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलएक्यू यहाँ से बनेगा ही, यहाँ से एलएक्यू बनना फिक्स है। तो जो पोकली में से शरीर घटक का स्त्रवण होता, मतलब इधर से उधर जाता, तो इसका उत्पत्ति क्या है, स्त्रवणात् स्रोतांसी। जो प्रणाली में से, जो पोकलियों में से, पोकली मतलब जो होल्स में से शरीर घटक का स्त्रवण होता, उस चीज़ को हम स्रोतस बोलते हैं। स्वरूप क्या है इसका, जो धातु का वहन करता, एक धातु को दूसरे धातु तक लेके जाने का काम करता। स्रोतस वृत्त रह सकते मोटे, स्थूल रह सकते मोटे, ठीक है, वृत्त मतलब चपटे, सूक्ष्म रह सकते आदि बहुत ज्यादा बारीक, दीर्घ बड़े रह सकते हैं, और प्रतानवत मतलब ऐसे जाने वाले। ठीक है, ये लाइन जैसी दिख रही है ना आपको, वैसे जाने वाले। ओके, इसके प्रकार कितने हैं, तो यावंतो पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषतावंत यस्मीन स्त्रोतसा प्रकार विशेषा। मतलब कि मनुष्य के शरीर में जितने मूर्तिमान भाव विशेष है उतने ही शरीर में क्या है, स्रोतस है। मूर्तिमंत भाव विशेष मतलब जितने भी इस सृष्टि में पदार्थ होते हैं उतने ही ये हमने कहाँ पर देखा था ये श्लोक, पदार्थ विज्ञान के आयुर्वेद निरूपण में भी ये श्लोक देखा था, जिसका नाश भी नहीं हो सकता और उत्पत्ति नहीं हो सकती, ऐसा घटक है ये। ओके, इसके मेनली दो प्रकार गिरते हैं, एक है बाहिर्मुखी जो 9 है, और एक है अंतर्मुखी जो 13 है सुश्रुत के चरक के अनुसार, और सुश्रुत के अनुसार 11 जोड़ियाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके ये आपको यहाँ पर एमसीक्यू में घुमा देगा कि सुश्रुत के अनुसार अंतर्मुखी स्रोतस कितने हैं। एक ऑप्शन रहेगा 11, एक रहेगा 22, एक रहेगा 24, और एक रहेगा 13। तो राइट आंसर क्या है इसका, तो 22 इसका राइट आंसर रहेगा। क्यों 22 रहेगा, क्योंकि सुश्रुत ने 11 जोड़ियां बताए हुए हैं। ओके, सो ये दिमाग में रखना है आपने। उसके बाद बाहिर्मुखी की बात कर लेते हैं हम, तो 9 रहते हैं, लेकिन स्त्री में 3 अधिक रहते हैं। अब पुरुष में पुरुष हो गया और स्त्री हो गया, दोनों में ये कॉमन रहते, 2 कान हो गए। ठीक है, ऐसे याद करा था मैंने, 2 कान, 2 आँखियाँ, 2 नाक, एक मुख, एक गुद मतलब एनस, और एक मेंढर मतलब हमारा क्या हो गया, मेंढर का मतलब पेनिस। ओके, स्त्री में 3 अधिक कौन से, तो स्तन्यवाह जो कि 2 है यहाँ पर स्तन्यवाह में, और अधोरक्तवाह में 1 है। इज इट क्लियर, गुड। सो बात कर लेते हैं हम स्त्रोतस की। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही से आपको 10 मार्क का एलक्यू आएगा कि बताओ सुश्रुत और चरक के अनुसार विविध प्रकार के आपको ये लिखने पड़ेंगे, स्रोतस लिखने पड़ेंगे, और आप ये टेबल बना लो, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। सो 14 स्रोतस बोले हुए दोनों आचार्यों ने, उस हिसाब से देखते हैं हम। तो सबसे पहले है प्राणवाह, चरक ने इसके स्रोतस कौन से बोले हुए, तो हृदय और महास्त्रोतस, वेरास सुश्रुत ने हृदय और रसवाहिनी धमनी बोला हुआ है। उदकवाह का तालु एवं क्लोम बोला हुआ है, और सुश्रुत ने भी सेम बोले हुए। अन्नवाह का आमाशय और वाम पार्श्व बोला हुआ है, लेकिन सुश्रुत ने आमाशय और अन्नवाहिनी धमनी बोला हुआ है। रसवाह का हृदय दश धमनियां बोला हुआ है, वेरास सुश्रुत ने हृदय रसवाहिनी धमनियां बोला हुआ है।
रक्तवाह की यकृत प्लीहा बोला हुआ है, सुश्रुत ने यकृत प्लीहा और साथ ही साथ रक्तवाहिनी धमनी भी बोला हुआ है। मांसवाह का स्नायु त्वचा बोला हुआ है चरक ने, और सुश्रुत ने स्नायु त्वचा और रक्तवाहिनी धमनी बोला हुआ है। मेदवाह का वृकवाहन बोला हुआ है, वेर सुश्रुत ने क्रटी और वृक बोला हुआ है। अस्थि का मेद जगन बोला हुआ है, वेर सुश्रुत ने अस्थि का बताया हुआ नहीं है। मज्जावाह का अस्थि संधि बोला हुआ है चरक ने, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने बताया हुआ नहीं है। शुक्रवाह का वृषण शेप बताया हुआ है और चरक ने, और सुश्रुत ने वृषण और स्तन बताया हुआ है। वेराज मूत्र का आचार्य चरक ने बस्ती वक्षण बताया हुआ है, वेराज हमारे आचार्य सुश्रुत ने बस्ती मेंढर बताया हुआ है। पुरुष वाह का पक्वाशय स्थूल गुद बताया हुआ है आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने पक्वाशय गुद बताया हुआ है। आर्तव वाह आचार्य चरक ने नहीं बताया, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने बताया। क्या बताया? गर्भाशय एवं अर्थवाहिनी धमनी। स्वेद वाह का चरक ने बताया हुआ है, मेद रोमकूप, वेराज आचार्य सुश्रुत ने इसका बताया हुआ नहीं है। ठीक है, सो इतना ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपको बनेगा, सो ये देख लेना है आपने। इसके अगला पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कला शरीर। तो बिना किसी देरी के इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो क्या है इसकी व्याख्या? कला खत्वपि सप्त संभवंती धातु शयांतर मर्यादा। मतलब क्या है इसका? तो धातु एवं आशय, इसमें इसके बीच में की जो मर्यादा रहती है उस चीज को हम कला बोलते हैं। शरीर में 7 कला रहते हैं, और जैसे 7 वो है हमारे पास, क्या है, 7 धातु है, वैसे ही 7 कला है, और ये आवरण का काम करती है शरीर में। धातु को आवरण करने का काम, मतलब आवरण समझता है ना आपको कि नहीं? आवरण मतलब कवरी। ठीक है, ओके। उसके बाद इसकी स्वरूप की बात कर लेते हैं हम। तो जैसे झाड़ का खोड़ के आघात होने पर उसका सार भाग दिखता है हमको, और स्नेह दिखता है, उसका चिपचिपापन दिखता है, एक करना नहीं, लेकिन कभी देखा होगा आपने, झाड़ को आप अगर मारते हो तो उसके बाद आपको क्या दिखता है? तो उसके बाद आपको लिटरली झाड़ का वो दिखता है, अंदर का वुड दिखता है और चिपचिपापन दिखता है, सार भाग दिखता है उसका। वैसे ही अगर कला का शरीर में छेदन हुआ, उसको कुछ हुआ, तो रक्त जैसे धातु दिखने लगते हैं हमको, है ना? अगर आपको कटपीट लगा तो रक्त बाहर आता है कि नहीं, ब्लड बाहर आता है ना, वैसे ही। ओके, स्नायु जरायु एवं कफ का आवरण कला शरीर करता है। ओके, स्नायु पता होगा आपको, अभी पढ़ा था हमने पिछले वन शॉट में। ओके, और जरायु हो गया और कफ हो गया, इसका आवरण करने का काम ये करता है। प्रकार और स्थान की बात कर लिया हमने, तो मास धरा कला। कौन सी कला? मास धरा कला। तो प्रथमा मास धरा नाम यस्मासे स्थिरा स्नायु धमनी स्त्रोतसा प्रतना भवंती। अब इसका जो ये है हमारा, क्या है, जो ऑर्डर है वो भी आपको याद रखना है। ओके, तो जो प्रथम है वो मास धरा कला है, और इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हम। तो यह कला मास, सीरा, स्नायु, धमनी, स्त्रोतस, इसके प्रतान पे रहती है, इसको झाँक कर रहती है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, जैसे कमल का फूल देखा होगा आपने, उसी प्रकार मांस धारा का कला जो है वो आवरण करके रहती है। उसके बाद रक्त धारा कला, यकृत प्लीहा, यहाँ पर ये कला देखने को मिलती है हमको। ठीक है, तो जैसा शीरी के झाड़, मैंने झाड़ का एग्जाम्पल दिया था, वैसे इसका एग्जाम्पल आपको देना है। उसके बाद मेदोधरा कला, मेद का धारण करने वाली और सर्व प्राणी मात्रा के उदर में, उदर मतलब जहाँ पर फॅट रहता है वहाँ पर ये रहती है। ओके, लहान एवं मोठ्या अस्थिंमध्ये, मजा मोठ्या, जो लहान मतलब छोटी और बड़ी अस्थि रहती है वहाँ पर भी मेदोधरा कला देखने को मिलती है। मज्जा 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 जो रहती है हमारी, वो अस्थि के अंदर रहती है, वहाँ पर भी ये देखने को मिलती है। शुद्ध मांस, मांसाच्या स्नेहाला वसा म्हणतात। जो शुद्ध मांस की स्नेह रहता है उसको हम वसा भी बोलते हैं मेदोधरा कला में। इसके बाद है हमारे पास चौथी कला, जो कि है सूक्ष्मधरा कला। सर्व प्राणी मात्रा के संधि में देखने को मिलती है हमको ये। ठीक है, जैसे चाक रहता है हमारे पास, ठीक है, चाक में जैसे हम ग्रीस लगाते हैं, वैसे ही संधि में श्लेष्मधरा कला ग्रीस लगाने के समान काम करती है संधि के जगह पर। ओके, उसके बाद है हमारे पास पुरुष धरा कला। पंचमी पुरुष धरा नाम या अंतकोष्ठ मल विभजिती। मतलब 5वीं कला जो है हमारे पास वो पुरुष धरा कला है। कहाँ पर रहती है सिचुएटेड? ग्रहणी और पक्वाशय में इसका आश्रय रहता है। इसका कार्य मल विभाजन करना है। जैसे सार भाग से आहार रस बनाती है और किट्ट भाग से मूत्र एवं पुरुष बनाने का काम इसका करती है, और साथ ही साथ ये आहार रस हो गया, मूत्र हो गया, पुरुष होगा, इसका विभाजन करने का काम भी ये करती है वायु और अग्नि के सहाय से। ओके, उसके बाद हमारे पास है पित्त धरा कला, 6वीं कला है ये। आमाशया
से लेकर तो पक्वाशय तक ये पसरी हुई रहती है। चतुर्विध अन्न का धारण भी ये करती है। अब चतुर्विध अन्न क्या क्या है, तो आशित, खादित, पीत और लीड। आशित मतलब जो चावने योग्य अन्न रहता है, जैसे पूरी भाजी हो गया। खादित मतलब जो कठिन अन्न हो गया, जैसे लाडू और मोदक हो गया हमारे पास। पीत अन्न मतलब जो पीने योग्य रहता है, जैसे दूध और पालक पानक हो गया। लीड मतलब जो चाट के खाते हैं हम, उसको हम लीड बोलते हैं, जैसे श्रीखंड और रबड़ी हो गया। उसके बाद शुक्रधरा कला की बात कर लेते हैं हम, तो शुक्रधरा सप्तमी शुक्रधरा नाम या सर्व प्राणी न सर्व शरीर व्यापिनी। मतलब शुक्रधरा कला ये 7वीं नंबर की कला है और सारे प्राणी मात्रा के सारे शरीर में ये व्याप कर रहती है। ऐसी कला को हम क्या बोलते हैं, शुक्रधरा कला ऐसे बोलते हैं। ओके, बस्ती के नीचे 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व के बाजू में ये कला स्थित होती है। जनरली जो प्रकार से दूध पे का दही होता है, उसी दूध पे का तूप रहता है, तूप बनता है दूध से, उसी प्रकार शरीर में शुक्र धातु हमारा कार्य करता है। ठीक है, ये था आपका कला शरीर। इसके बाद है आपका मर्म शरीर, जो वन ऑफ द मोस्ट वाइटल चैप्टर में से एक है, जिसमें से आपको 15 मार्क आ सकते हैं। ठीक है, एज आई सेड टू यू कि जो मर्म शरीर है उसमें से 15 मार्क आ सकते हैं आपको। सो ध्यान से देखना है, ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ। मर्म शरीर के जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा मैं। ठीक है, सो मर्मानी नाम मास शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपात तेषु स्वभावत एव विशेष प्राणज स्थिति। देखो श्लोक में क्या बोला हुआ है कि जो स्थान पर मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि, ये इसका सन्निपात होता है, ये एक जगह पर जहां पर मिलते हैं वो स्थान को मर्म कहा गया हुआ है। किसका किसका मिलना, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि, ये जगह, ये इनका जहां पर सन्निपात संयोग होता है उस जगह को मर्म कहा जाता है। मर्म का प्राण, मर्म ये प्राण का निवास होता है। जो प्राण है हमारा, जो लिविंग, जो चेतना है हमारी, वहां पर ये इसका स्थान होता है। ओके, मर्म की संख्या कितनी है, तो सप्तोदर मर्म शतम, 107 यहाँ पर मर्म की क्या है, संख्या है। निरुक्ति मर्यांति इति मर्माणी, मतलब अगर मर्म पे आघात होता है तो इंसान का मृत्यु हो जाएगा, ऐसा बोला गया हुआ है। प्रकार कितने हैं मर्म के, तो 4 प्रकार गिरते हैं मेनली। अब वो रचने के अनुसार है, स्थान के अनुसार है, परिमाण के अनुसार है और परिणाम के अनुसार है। अब एक एक करके हम अच्छे से सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो ये प्रकार है, यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो 5 मार्क का या तो फिर 10 मार्क का, डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो सुश्रुत एवं अष्टांग संग्रह के अनुसार, रचने के अनुसार कितने प्रकार बताए हुए, तो मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि। ठीक है, ये किसने किसने बोला हुआ है, सुश्रुत और अष्टांग संग्रह ने 5 बताए हुए। उसमें से मांस का 11 है, मांस में 11 मर्म होते हैं। सीरा के 41 मर्म होते हैं, 27 स्नायु के होते हैं, 08 मतलब 8 अस्थि के होते हैं और 20 संधि के होते हैं। अब इसको याद कैसे करना है, मैंने कैसे याद किया था, तो 11, 41, 27, 08, 20 ऐसे याद किया था, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि। ठीक है, सुश्रुत और अष्टांग संग्रह के अनुसार। अष्टांग हृदय के अनुसार मांस के 10, सीरा के 37, स्नायु के 23, अस्थि के 8, संधि के 20 और धमनी के 9। कैसे याद करना है, 10, 37, 23, 8, 20, 9। ठीक है, समझ में आया। मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि और धमनी ऐड कर देना है अष्टांग हृदय में। ओके, स्थान के अनुसार शाखा में 44 बताए हुए, 11 एक इस एक शाखा में, 11 दूसरे शाखा में, 11 तीसरी शाखा में और 11 चौथी शाखा में, प्रत्येक में एक 11-11। ओके, मध्य शरीर में 26 बताए हुए और उद्र जंतुगत में 37 बताए हुए। इसका कैलकुलेशन कर लेना है आपने, 107 बन के आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, गुड। उसके बाद परिमाण के अनुसार 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल और अर्ध अंगुल। ठीक है, अंगुली प्रमाण देखा हमने अभी पीछे, तो 1 अंगुल में 12 मर्म बताए हुए, 2 अंगुल में 6 मर्म बताए हुए, 3 अंगुल में 4 मर्म बताए हुए, 4 अंगुल में 29 मर्म बताए हुए और अर्धा अंगुल में 56। टोटल मिला के 107 होंगे, देख लेना है आपने। अब परिणाम के अनुसार, परिणाम के अनुसार इसके 5 भेद गिरते हैं और ये 10 मार्क का आपको आ सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो ध्यान से देखना है आपने। सो सद्य प्राणाहार है, कालांतर प्राणाहार है, विशल्यहन है, वैकल्य करे और रुजा करे। ठीक है, ये प्रकार हो गए, उसके ये नाम हो गए। तो जो सद्य प्राणाहार है उसकी संख्या कितनी है, 19 है। और उसमें महाभूत कौन सा आधिक्य है, तो अग्नि का इसमें महाभूत का आधिक्य होता है। और इस पे अगर आघात हुआ तो 7 दिन के अंदर या फिर तत्काल हमारा मृत्यु हो जाएगा, अगर इस पे हमारे पे आघात हुआ, एक्सीडेंट हुआ इसका तो। उसके बाद कालांतर मर्म है, 33 इसका संख्या बताई हुई है। महाभूत आधिक्य अग्नि एवं सोम बताया हुआ है इसका। और 15 से 30 दिन के अंदर अगर इस पे आघात होता है
इसका एक्सीडेंट होता है तो 15 से 30 दिन के अंदर हमारी मृत्यु हो सकती है। उसके बाद विशल्यहन मतलब विशल्यहन, ठीक है, जो शस्त्र से आघात हुआ और शस्त्र से आघात होने की वजह से प्राणवायु निकल गया, तो उस वजह से हमारा मृत्यु हो सकता है। और इसकी संख्या कितनी बताई हुई है? 3 बताई हुई है। और वायु का इसमें आधिक्य रहता हुआ, वायु का इसमें महाभूत आधिक्य रहता है एज एन यूजुअल। प्राणवायु निकल जाने की वजह से इसमें मृत्यु होती है। उसके बाद वैकल्यकर, संख्या इसकी 44 है। आधिक्य इसमें सोम है। और मनुष्य, इस पे आघात होने की वजह से मनुष्य विकलांग हो जाता है। विकलांग मतलब उसमें डिफॉर्मेलिटी आ जाती है। वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, डिफॉर्मेलिटी होगी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी रहता नहीं रिपोर्ट टाइप, क्या बोलेंगे यार उसको, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो भूल गया मैं। उसके बाद रूजाकर, इसकी संख्या 8 है। महाभूत्य आधिक्य इसमें अग्नि और वायु का है। और इस पे आघात हुआ तो तीव्र रूजा उत्पन्न होते हैं, मतलब हमको जो पेन होता बहुत ज्यादा बॉडी में, ठीक है। अब त्रिमर्म विवेचन देख लेते हैं हम, तो महत्व देख लेते हैं हम त्रिमर्म का। तो त्रिमर्म का जो त्रिमर्म है उसमें प्राण का विशेष आश्रय होता है। और ये सर्व मर्म, ये जितने भी मर्म है, ये 3 मर्म, ये 3 मर्म पे ये विशेष प्राधान्य दिया हुआ है, ये 3 मर्मों को, और इसी पे सब अवलंबन रहते हैं दूसरे मर्म। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मर्म है ये। आधुनिक शास्त्र में इसकी तुलना हम ट्रिपॉइड ऑफ लाइफ से भी कर सकते हैं, जिसमें हार्ट, लंग्स और ब्रेन रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आयुर्वेद में हम लंग्स को नहीं रखते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को रखते हैं। आवरण में आवरण जो रहता है त्रिमर्म में भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहला हमारा त्रिमर्म में से एक मर्म है हृदय, जिसका नाम है हृदय। आधुनिक में इसको हर्ट बोला गया हुआ है। संख्या इसकी 1 है। विद्ध लक्षण, अगर इस पे आघात हुआ तो सडन डेथ हो जाएगी, हमारी लगी मृत्यु हो जाएगी। प्रकार देख ले गए तो रचना के अनुसार सीरा मर्म है ये, परिणाम के अनुसार सद्य प्राणाहार है, और परिमाण के अनुसार 4 अंगुल है ये। स्थान इसका मीडियास्टिनम में रहता है। धमनी इसमें 10 रहता है। हृदय में प्राण, उदान, मन, बुद्धि, चेतना एवं सूक्ष्म महाभूतों का आधिक्य रहता है। चाक के जैसे आरे रहते हैं, वैसे ही चाक के जैसे आरे रहते हैं ना, आरे निकलते हैं चाक में से, वैसे ही हृदय में से सारे शरीर का अस्तित्व निकलता है, जैसे वो ब्लड को स्प्लिट करता है। ओके। उसके बाद बस्ती है हमारी, बस्ती को यूरिनरी ब्लैडर भी बोला हुआ है, नाम इसका बस्ती है। आधुनिक में इसकी तुलना यूरिनरी ब्लैडर से की हुई है। संख्या इसकी 1 है। विद्ध लक्षण, इस पे अगर आघात हुआ तो सडन डेथ हो जाएगी हमारी। स्थान इसका मूत्राशय बोला हुआ है। प्रकार रचना के अनुसार स्नायु मर्म, परिणाम के अनुसार सद्य प्राणाहार, परिमाण के अनुसार 4 अंगुल। स्थान इसका मूत्राशय, एज आई सेड टू यू। अधिष्ठान इसमें शुक्रवार स्त्रोतस, मूत्रवार स्त्रोतस, स्थूल बुध एवं अनेक स्त्रोत से यह व्याप्त रहता है। इसका कार्य क्या है? तो मूत्र विसर्जन का इसका कार्य है। उसके बाद शीर देख लेते हैं हम। शीर मतलब आधुनिक तुलना में इसको हम ब्रेन भी बोल सकते हैं एवं सेरेब्रम भी बोल सकते हैं। ओके। परिणाम, नाम इसका अधिपति है। संख्या इसकी 1 है। विद्ध लक्षण इसका भी सडन डेट है। स्थान इसका क्या है? तो सीरा एवं संधि, सन्निपात से हमारा मस्तिष्क बना हुआ है और मस्तिष्क इसका स्थान है। प्रकार देख लेते हैं हम। परिणाम के अनुसार सद्य प्राणाहार, रचने के अनुसार संधि प्राणाहार, संधि मर्म, और परिमाण इसका अर्धउंगुली है। ये गलत हो गया है मेरे से लिखना, तो अर्धउंगुली लिख लेना है। अधिष्ठान इसका मस्तिष्क एवं प्राणवाह स्त्रोतस बताया हुआ है। इसका कार्य क्या है? तो सूर्य जैसे किरण देता है दूसरों को, ज्ञानेंद्रिय को, जैसे धरती पे सूरज की किरणें होती है, वैसे ही सिर ये ज्ञानेंद्रियों को चेतना देने का काम एवं उसको ऑर्डर देने का काम यहाँ पर करता है। तो इतना ही मर्म शरीर था, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। बात कर लेते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है इंद्रिय शारीर। तो इंद्रिय शारीर की व्याख्या क्या है? तो शरीर संयुक्त ज्ञान करणम इति इंद्रियम। ठीक है, मतलब क्या है इसका? तो शरीर में ज्ञान प्राप्त करके देने का काम जिसका होता है वो होते हैं इंद्रिय। ठीक है, हमने जिन्होंने पदार्थ का लेक्चर देखा होगा वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पदार्थ का इसका सेम ही है। तो तत्र वैकारिक अहंकार तेजस सहा तक्षणा अन्य एव एकादश इंद्रिय अन्य उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है? तो वैकारिक अहंकार से तेजस अहंकार मिलकर इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। और अलग अलग दर्शन के हिसाब से हमने इंद्रियों की उत्पत्ति भी देखी है। इंद्रियों की संख्या कितनी है? तो इंद्रियों की संख्या ज्ञानेंद्रिय हो गए, कर्मेंद्रिय हो गए और उभयात्मक मन हो गए। तो कुल मिला के एकादश इंद्रिय हमारे पास देखने को मिलते हैं, मतलब 11 इंद्रिय देखने को मिलते हैं, जिसमें से ज्ञानेंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5 और उभयात्मक मन 1। ठीक है,
हम देख लेते हैं। आप कर्ण, सबसे पहले इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय से कर्ण का क्या है, तो कार्य इसका क्या है, पर्याय क्या है इसका, श्रोत्र एवं कान। ठीक है, उत्पत्ति शब्द गुण आकाश महाभूत से होती है। विभाग कर्ण शुक्शिका 2 रहते हैं और कर्म पुत्रिका 2 रहते हैं। प्रमाण 4 अंगुल रहता है इसमें। अस्थि घ्राण कर्ण तरुणानी अस्थि देखने को मिलती है। संधि शुका अटक संगी इसमें देखने को मिलती है। सीरा 10 रहते हैं इसमें। वातवा 4, पित्तवा 2, कफवा 2 और रक्तवा 2। धमनी इसमें शब्दवाही धमनी हमको देखने को मिलती है। मर्म इसमें विदुर मर्म हमको देखने को मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम त्वचा शरीर की उत्पत्ति मांस धातु से इसकी उत्पत्ति होती है और मांस धातु का ये उपधातु है अकॉर्डिंग टू चरक। जैसे तपे हुए दूध पर साय जमा होती है, मलाई जमा होती है ऊपर, वैसे ही शरीर में जब शुक्र और शोणित का एक साथ आते हैं, शुक्र शोणित, तब जब इसका डिवीजन होता है तब दूध पे की जैसी साय आती है वैसे ही शरीर पर साय मतलब मलाई हमारे शरीर पे आती है। उसी प्रकार इसकी तुलना की गई है। महाभूत आधिक्य कौन सा है इसमें, तो वायु का महाभूत आधिक्य इसमें देखने को मिलता है। ज्ञान कौन सा प्राप्त होता है इससे, तो स्पर्श ज्ञान हमको इससे प्राप्त होता है। प्रकार क्या है त्वचा के, तो सुश्रुत के अनुसार 7 प्रकार है। अववासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मासधरा। ठीक है, ALSTVSM ऐसा इसका मैंने निमोनिक्स बनाया था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ALSTVRM। ओके, सो प्रमाण देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQ। अववासिनी का 1.18 ब्रीही, लोहिता का 1.16 ब्रीही, श्वेता का 1.12 ब्रीही, ताम्रा का 1.8 ब्रीही, वेदिनी का 1.5 ब्रीही, रोहिणी का 1 ब्रीही और मासधरा का 2 ब्रीही। ठीक है, व्याधि अधिष्ठान देख लेते हैं। तो व्याधि कौन सी होती है, लोहित अविभासिनी से तो सिद्म एवं पदम कंटक व्याधि इससे हो सकती है। लोहिता की व्यंग एवं नक्ष, श्वेता की चमदल भशक और ताम्रा की किलास कुष्ठ, वेदिनी की कुष्ठ विसर्प, अबुध गलगंड की रोहिणी से रोहिणी त्वचा स्तर से एवं मासधरा की भगंदर एवं विद्रिसी से होती है। ठीक है, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम चरक के 6 स्तर। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। पंद्रमा को उदक दरा बोला हुआ है, द्वितीया को अश्रुक दरा बोला हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोष संबंध क्या है, तो वात दोष से इसका संबंध आता है और ब्राजक पित्त से त्वचा का संबंध आता है। धातु संबंध देख ले तो स्निग्ध रस धातु से स्निग्धता आती है, रक्त धातु से ब्राजष्ण आता है, मांस धातु से त्वचा, मांस धातु का उपधातु है, शुक्र धातु त्वचा का संबंधित इसका काम होता है। मल संबंध श्वेत से है, धमनियां इसके 4 है जो कि तिर्यक धमनियां है। कार्य इसका गुण का कार्य है इसका, और साथ ही साथ शरीर में आवरण देने का कार्य है। उसके बाद नेत्र की बात कर लेते हैं हम, तो इसका चक्षु नयन ध्रुव नेत्र भी बोल सकते हैं। उत्पत्ति इसकी तेज महाभूत से हुई है। प्रमाण इसमें 2 है, 2 अंगुली। विभाग मंडल संधि मंडल 5 देखने को मिलते हैं, संधि 6 देखने को मिलते हैं और पटल 6 देखने को मिलते हैं। स्त्रोतस बाह्य मुख स्त्रोतस रहता है, पेशी 2 पेशी देखने को मिलते हैं, सीरा 36 देखने को मिलते हैं और धमनी 2 रूपग्रह और 2 अश्रुवाही। दोष संबंध वात का प्राणवायु और वैन वायु से होता है। पित्त का आलोचक पित्त है, कफ का तर्पक पित्त से इसका दोष संबंध है। मल हमको मज्जा धातु का मल ये होती है नेत्र। ओके, उसके बाद मर्म कौन से, अपाक, शुंगाटक और आवृत मर्म देखने को मिलता है। उसके बाद जीवा, रसना, जीप, गोजीवा, भुक्तायन भी हम इसको बोल सकते हैं। उत्पत्ति इसकी कोप शोणित से हुई है और महाभूत अधिक्य इसमें जल का महाभूत अधिक्य देखने को मिलता है। रचना के हिसाब से सप्त सेविनी पैकी एक है ये। उसके बाद दोष बोधक कब देखने को मिलता है, धमनी रसग्राही धमनी देखने को मिलती है और भाषण भाषण भी धमनी भी देखने को मिलती है जो 2 होती है संख्या में। सीरा जीवा के ठिकानी, जीवा के अधिष्ठान पर 9 सीरा देखने को मिलती है और संबंधित मर्म कौन सा है इसका, तो शुंगाटक है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा इंद्रिय और त्वचा शरीर भी खत्म होता है। इसके बाद हम मॉडर्न पार्ट देखेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम हमारा मॉडर्न का पार्ट। देखो मॉडर्न पार्ट है ना बहुत वास्ट है और मैंने ना इसको सिंप्लीफाइड किया है बहुत, एकदम मतलब कैसे सिंप्लीफाइड किया है उसको शॉर्ट कर करके उसको एकदम सिंप्लीफाइड किया है और एक लाइन में बहुत सारे मतलब छुपे हुए और वो मतलब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको। अगर आपको सिर्फ मॉडर्न के भी नोट चाहिए होंगे, क्योंकि मॉडर्न के नोट जो है ना मेरे बहुत प्रिसाइज है, तो आप मेरे को 7887559633 ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विदिन 50 रुपीज़ आपको मैं ये नोट्स दे दूंगा। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से। 10 मार्क आ सकते हैं आपको इसमें से यूनिवर्सिटी के पेपर में। तो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास प्लूरा। हमको सबसे पहले क्या देखना है, तो प्लूरा के बारे में हमको देखना है। तो प्लूरा क्या है, प्लूरा इज अ कवरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।
तो अब आप यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, आप दिल से भी थोड़ी बहुत चीजें लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंस लिखा है, एक वर्ड में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है प्लूरा को, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दिया है। तो प्लूरा क्या है, तो इट इज अ कवरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की कवरिंग है, ये क्यों है, क्योंकि ये कोलैप्स से बचाए, बहुत सारी चीज़ों से बचा सकती है हमको ये, और एक कुशन प्रोवाइड करती है और एक मीडियम प्रोवाइड करती है रेस्पिरेशन के लिए, ये सब आप लिख सकते हो। लेकिन आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ भाई ये कवरिंग है किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कौन, प्लूरा, ठीक है। उसके बाद सीरस मेम्ब्रेन लाइंड बाय मेसोथेलियम ट्यूब, प्लूरा क्या है, तो सीरस मेम्ब्रेन है लाइंड बाय मेसोथेलियम दो प्लूरल सैक देखने को मिलते हैं आइदर साइड ऑफ मीडियास्टीनियम, ठीक है, जो आइदर साइड ऑफ मीडियास्टीनियम कवरिंग ऑफ लंग्स, ठीक है, समझ में आ गया, जो लंग्स को कवर कर रहा है। दो प्लूरल सैक देखने को मिलते हैं जो मीडियास्टीनियम के आइदर साइड पे देखने को मिलते हैं। जो आउटर लेयर है उसको पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, और जो इनर लेयर है उसको विसरल या फिर पल्मोनरी प्लूरा भी बोल सकते हैं। और स्पेस बिटवीन देम, इनके दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये इंट्रो हो गया उसका। उसके बाद पैराइटल प्लूरा क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पैराइटल डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, कोस्टल, सर्वाइकल, डायफ्रामेटिक और मीडियास्टिनल। जो पैराइटल है वो 4 इसमें डिवाइडेड है, कौन से, कोस्टल, सर्वाइकल, डायफ्रामेटिक और मीडियास्टिनल, ठीक है। रिसेस ऑफ प्लूरा एक्ट एज रिजर्व स्पेस टू एक्सपांड लंग्स ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन, दे आर मीडियल रेसेस एंड कोस्टा डायफ्रामेटिक रिसेस। समझ में आया, रेस्पिरेशन के लिए ये एक्सपांड होते हैं रिजर्व स्पेसेस, उसको रिसेस बोलते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, पहला है हमारे पास कोस्टोमीडियल और दूसरा है कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस, ठीक है। ब्लड सप्लाई इसको किससे होता है, पैराइटल प्लूरा को, तो ब्लड सप्लाई इसको होता है इंटरकॉस्टल आर्टरी से। उसके बाद विसरल प्लूरा क्या है, तो विसरल ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी प्लूरा, इट इज अ close association with respiratory organ and it provide lubrication to the respiratory organ. blood supply brachial artery से होती है, nerve supply costal प्लूरा से होती है, इंटरकॉस्टल नर्व से, मीडियास्टिनल से होती है, और साथ ही साथ मीडियास्टिनल से फेरेनिक नर्व से इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई होती है, और डायफ्रामेटिक में से ये दोनों से सप्लाई होती है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको विसरल प्लूरा भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी की बात कर लेते हैं हम। तो न्यूमोथेरैक्स देखने को मिलता है, प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है, प्लूरेसी देखने को मिलता है। न्यूमोथेरैक्स क्या है, तो हवा थोरैक्स में जम जाना, प्लूरल इफ्यूजन, फ्लूइड भर जाना प्लूरा में, प्लूरेसी प्लूरेंटेसिस हो जाना, मतलब जो इन्फ्लामेशन हो जाना प्लूरा में, ये इसके क्लिनिकल एनाटॉमी है, ठीक है। अब मैंने इतना छोटे में कवर अप कर दिया, क्या ये इनफ है क्या, तो यस ये इनफ है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये सेंटेंस, मैंने सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं, आपको सेंटेंस बढ़ाने हैं सिर्फ, ठीक है, इतना ही कंटेंट डालना है। देखो BAMS में, ये BAMS के लिए नोट्स मॉडिफाई किए हुए, रिवीजन के लिए स्पेसिफिकली मॉडिफाई किए हुए, आपको समझ में आ रहा होगा। सो इसके बाद का पॉइंट हम देखते हैं। प्लूरा हो गया, इसके बाद लंग्स क्या है, तो लंग्स का इंट्रो देख लेते हैं हम। तो सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी, लंग्स का इंट्रो क्या है, तो सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी, कहां पर है, सिचुएटेड कहां पर है, तो थोरैसिक कैविटी में हमारी ये लंग्स सिचुएटेड है। सेपरेटेड बाय मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम से सेपरेट है। ब्राउन एंड ग्रे इन कलर, ब्राउन और ग्रे कलर की है। अपेक्स इसका अपर एंड पे है और बेस इसका डायफ्राम पे लाई करता है, और इसको 3 बॉर्डर है, 2 सरफेसेस है, ठीक है। 2 सरफेसेस कौन से, कोस्टल और मीडियल, ठीक है। अब ये रूट ऑफ लंग्स क्या है, तो ये 5 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोबेबल बन सकता है, तो ध्यान से देखो इसको। स्ट्रक्चर विज आइदर इंटर और कम आउट ऑफ लंग्स एट द हाइलम, मतलब जो ऐसा स्ट्रक्चर जो हाइलम के अंदर जाता है या फिर बाहर आता है और लंग्स के अंदर, उस चीज को हम रूट ऑफ लंग्स बोलते हैं। ये कहां पर प्रेजेंट है, 5th 6th 7th वर्टेब्रा पे, थोरैसिक वर्टेब्रा पे प्रेजेंट है। अब इसके कंटेंट क्या क्या है, तो प्रिंसिपल ब्रोंकाई है इसके लेफ्ट साइड में, इपार्टल एंड हपाइटल ऑन इपार्टल और हपाइटर आर्टरी है इसके राइट साइड में, 1 पल्मोनरी आर्टरी और 2 पल्मोनरी वेन हमको देखने को मिलती है। उसके बाद ब्रोंकियल आर्टरी है, 2 लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ब्रोंकियल वेन है, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर फ्लेक्सेस ऑफ नर्व्स है, 2 साइड ऑफ लिम्फेटिक एंड बोथ ड्रेन इनटू द ब्रोंकियोपल्मोनरी नोड्स यहाँ पर देखने को मिलता है। 2 सेट है लिम्फेटिक के,
जो ड्रेन कहाँ पर करती है, ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स में, जिसको वेनस ड्रेनेज बोलते हैं ना। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लिम्फेटिक, दो सेट ऑफ लिम्फेटिक वेन से ड्रेन होता है, जिसको हम ब्रोंकियोपल्मोनरी नोड ऐसे बोलते हैं। उसके बाद राइट लंग्स की बात कर लेते हैं हम। अब डिफरेंस आएगा आपको राइट लंग्स का और लेफ्ट लंग्स का, डिफरेंस बताओ, ये 5 मार्क के लिए बहुत ज्यादा प्रोबेबल बन सकता है। तो जो राइट लंग्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो इसमें 3 लोब रहते हैं, 2 फिशर रहते हैं, ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल। इसमें ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल इसमें अपने को फिशर देखने को मिलते हैं। उसके बाद शॉर्टर और ब्रॉडर रहता है राइट लंग्स, लार्जर और हेवियर रहती है राइट लंग, एंटीरियर बॉर्डर स्ट्रेट रहती है, कार्डियक इंप्रेशन देखने को मिलता है, लिंगुला एब्सेंस रहता है, इसमें 2 फिशर और 3 लोब देखने को मिलते हैं। वेरएज जो लेफ्ट लंग है वो इसके अपोजिट है, 2 लोब, 1 फिशर, सिर्फ ऑब्लिक फिशर देखने को मिलता है, बाकी सब इसके उल्टा, मतलब कार्डियक इंप्रेशन इसमें नहीं होता। शॉर्टर और बॉर्डर इसके ये नहीं रहते, शॉर्टर और बॉर्डर ये नहीं रहती है, स्मॉलर और लाइटर रहती है। एंटीरियर बॉर्डर इसकी स्ट्रेट नहीं होती है, कार्डियक इंप्रेशन इसमें एब्सेंट होता है और लिंगुला इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, और एक फिशर और 2 लोब इसमें देखने को मिलते हैं। अब नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं हम। तो पैरासिम्पैथेटिक वेगस और सिम्पैथेटिक से, वेगस नर्व से होती है नर्व सप्लाई, और सिम्पैथेटिक सेकंड एंड फिफ्थ सिम्पैथिक गैंग्लिया से होती है। उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी, निमोनिया क्या रहता है आपको पता है तो आप लिख सकते हो। पल्मोनरी कोच मतलब टीबी, ये क्या रहता है ये भी आप लिख सकते हो। इम्फाइसीमा जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से बहुत ज्यादा कॉमन है वो, और ओडिमा क्या है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डायफ्राम की। तो व्हाट इज डायफ्राम, इंट्रो क्या है इसका, तो चीफ मसल है ये। हो सकता है आपको ये 5 मार्क के लिए मसल में पूछ लिया जाए क्योंकि ये मसल है। ओके, तो ये चीफ मसल है रेस्पिरेशन के लिए, डॉम शेप्ड रहता है इसका। इंट्रो की बात कर लेते हैं हम। पार्टीशन बिटवीन थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, ओरिजिन इसकी 3 पार्ट से होती है, स्टर्नल, कोस्टल और लंबार से। तो जो स्टर्नल है वो बैक ऑफ ज़ेफाइड प्रोसेस से 2 फ्लैशी लीफ निकलते हैं, इसकी ओरिजिन कॉस्टल स्लीप इंटरगेट विथ ट्रांसफर ऑब्डोमिनस मसल्स। जो कॉस्टल रीजन है, कॉस्टल से ओरिजिन कहाँ से होती है, तो ट्रांसफर ऑब्डोमिनस मसल से उसकी क्या होती है, ओरिजिन होती है। लंबार वर्टेब्रे से 4 जगह से इसकी ओरिजिन होती है, मेडियल आर्कुएट लिगामेंट। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, मीडियल क्रूसेट लिगामेंट, और लेफ्ट क्रस और राइट क्रस। जो लेफ्ट क्रस है वो L1 से L2 से अराइज होता है, और जो राइट क्रस है वो L2 L3 से लंबार वर्टेब्रे से राइज करता है। ओके, समझ में आ गया आपको, गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम इंसर्शन इसके। तो सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम बिलो पेरिकार्डियल सेंटर, टेंडोट्रिबुकल इन शेप मेड अप ऑफ, अरे क्या हो रहा है ये, चल बात कर लेते हैं हम। हाँ, उसके बाद ज़ेफॉइड प्रोसेस से इसका मीडियल लिफलेट निकलता है, और राइट लिफलेट और लेफ्ट लिफलेट टंग शेप के इसके देखने को मिलते हैं। ये होगा इसका इंसर्शन। अब रिलेशन, तो सुपेरियरली प्लूरा एंड लंग्स रहते हैं इसके, इंफीरियरली किडनी रहती है इसके। और बात कर लेते हैं हम स्टमक, पेरिटोनियम और लिवर रहता है इंफीरियरली, स्टमक और स्प्लीन भी देखने को मिलता है इंफीरियरली, मतलब इसके नीचे। ओके, नर्व सप्लाई फेरेनिक, मोटर एंड सेंसरी नर्व, पेरिफेरल 6 थोरैसिक गैंग्लिया। क्लिनिकल एनाटॉमी, हिकअप मतलब जो हिचकी रहती है आपकी वो इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी है, और यूनिलैटरल पैरालिसिस भी देखने को मिलता है, और डायफ्रामेटिक हर्निया भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद का हम पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका। इसके बाद है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास पेरिकार्डियम। ठीक है, सो पेरिकार्डियम क्या है, तो इट इज अ कवरिंग ऑफ हार्ट एंड अ रूट ऑफ अ ग्रेट वेसल। ठीक है, ये क्या है, तो कवरिंग ऑफ हार्ट है, और जो रूट ऑफ ग्रेट वेसल रहती उसका भी ये पार्ट है। ठीक है, मीडियास्टिनम में 2 पार्ट्स रहते हैं पेरिकार्डियम के। पेरिकार्डियम मतलब क्या, कि जो कवर करता है हार्ट को आजू बाजू से, उसको हम पेरिकार्डियम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये पेरिकार्डियम कितने टाइप्स का रहता है, तो मेनली 2 टाइप्स का रहता है, एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक है सीरस पेरिकार्डियम। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या है, तो इंटर एंड लीव हार्ट अपेक्स एंड बेस, मतलब इंटर एंड लीव हार्ट ये करता है, मतलब हार्ट के अंदर जाने का और बाहर आने का काम ये करता है। अपेक्स एंड बेस में प्रेजेंट रहता है ये। कोनिकल सैक ऑफ फाइब्रस टिश्यू इसमें प्रेजेंट रहते हैं। पैराइटल लेयर इसको अटैच रहती है टू इट्स डीप सरफेस, डीप सरफेस को इसकी पैराइटल लेयर क्या रहती है, अटैच रहती है। पैराइटल लेयर को ही सीरस पेरिकार्डियम भी हम बोल सकते हैं। जो पैराइटल लेयर है उस वहां से सीरस पेरिकार्डियम चालू होती है। तो एंटीरियरली कनेक्ट बॉडी ऑफ स्टर्नम, ये क्या करता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम तो कनेक्ट करता है बॉडी को स्टर्नम से बाय अ वीक स्टर्नोकार्डियल लिगामेंट। किससे,
वीक स्टर्नोकार्डियल लिगामेंट से, जो कि सुपेरियर और इंफीरियर दोनों जगह पर प्रेजेंट रहता। कहाँ पर? इंटीरियरली, सॉरी। उसके बाद पोस्टीरियरली प्रिंसिपल ब्रोंक्यूल ओसोफेगस एंड डिसेंडिंग ऑर्टा को प्रोटेक्ट करने का काम ओवर फिलिंग और ओवर एक्सपांशन से ये काम ये करता है। क्या किस काम में आता है? ब्रोंक्यूल ओसोफेगस और डिसेंडिंग ऑर्टा में ये प्रोटेक्शन देता है ओवर फिलिंग और ओवर एक्सपांशन से। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सीरस पेरिकार्डियम। तो डबल लेयर रहता है ये, लाइन बाय मेसोथेलियम, आउटर लेयर फ्यूज्ड विद फाइबर्स पेरिकार्डियम। कैसा रहता है? डबल लेयर रहता है। सबसे पहली चीज लाइन बाय मेसोथेलियम, मेसोथेलियम से लाइन रहता है। आउटर लेयर फ्यूज रहता है इसका फिब्रस के पेरिकार्डियम से, और इपिकार्डियम फ्यूज विद हार्ट। मतलब जो इपिकार्डियम अंदर का सीरस पे पेरिकार्डियम रहता वो हार्ट से कनेक्ट रहता दो लेयर के साथ, और कंटिन्यूअस विद आई एम वेरी वेरी सॉरी, और कंटिन्यूअस विद ईच अदर एट रूट ऑफ ग्रेट वेसल। मतलब ये कंटिन्यू रहता रूट ऑफ ग्रेट वेसल के। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम पेरिकार्डियम के। पेरिकार्डियल कैविटी कहां पर प्रेजेंट रहती? तो पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में, मतलब फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट रहती है उसको पेरिकार्डियल कैविटी हम ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद साइनसेस। तो एक ट्रांसवर्स साइनस है जो कि हॉरिजॉन्टल गैप है आर्टेरियल वेनस एंड का, इनके एंड के, और डीजनरेशन ऑफ बस। तो जो ये ट्रांसवर्स रहता है ये समझो अभी। तो ये जो ट्रांसवर्स साइनस रहता तो ये क्या काम करता? तो हॉरिजॉन्टल गैप रहता है ये आर्टेरियल और वेनस एंड ऑफ हार्ट के ट्यूब के बीच में, ठीक है। डेवलप डीजनरेशन ऑफ मेसोकार्डियम, ठीक है। क्या करता है? डीजनरेशन डेवलपमेंट करता वेनस मेसोकार्डियम के बीच में। उसके बाद ऑब्लिक साइनसेस की बात कर लेते हैं हम। तो ये एक नैरो गैप रहता हार्ट के बीच में, और क्या काम करता? परमिट पल्साइजेशन ऑफ लेफ्ट कार्डियम, मतलब लेफ्ट कार्डियम का पल्साइजेशन, मतलब हार्ट बीट कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब पल्स कंट्रोल करने का काम करता है। रीअरेंजमेंट करता है वेन्स का, ठीक है। इसमें कंटेंट क्या क्या है? तो हार्ट के कार्डियक वेन रहते हैं इसमें, और असेंडिंग ऑर्टा इसमें रहता है। उसके बाद पल्मोनरी ट्रंक की बात करें हमने, तो पल्मोनरी ट्रंक भी रहता है इसमें, एसबीसी रहता है, आईवीसी रहता है, और पल्मोनरी वेन, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है। किसमें? ऑब्लिक नैरो ऑब्लिक साइनस के बीच में। उसके बाद बात कर लेते हैं हम ब्लड सप्लाई कैसे होता है ये साइनसेस को। तो थोरेसिक डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा से ब्लड सप्लाई होता है इसको, और करस्पॉन्डिंग वेन, और करस्पॉन्डिंग वेन से वेनस ड्रेनेज होता है, और मस्कुलोफेरेनिक नर्व से इसका नर्व सप्लाई होता है, ठीक है। नर्व सप्लाई जो है वो फाइब्रस और पैराइटल पेरिकार्डियम को फेरेनिक नर्व से होता है, वेरास इपिकार्डियम नर्व को ऑटोनोमिक नर्व से होता है। क्लिनिकल एनाटॉमी देख ली जाए इसकी, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन, मतलब पल्स भर जाना या फिर पानी भर जाना, कहाँ पर? पेरिकार्डियम में। और पेरिकार्डाइटिस, मतलब सूजन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना पेरिकार्डियम में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हर्ट। तो हर्ट क्या है आयुर्वेद के हिसाब से? देखो, अगर हर्ट के बारे में पूछा गया ना आपको, तो पहले आपको आयुर्वेद के हिसाब से लिखना है, देन यू हैव टू राइट अबाउट हर्ट इन योर एनाटॉमिक लैंग्वेज, ओके। सो रक्त एवं प्रसाद भाग 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 से इसकी उत्पत्ति हुई है। पर्याय इसका महत है, मातृज अवयव है ये, चौथे महीने में इसकी उत्पत्ति हुई। आकार इसका अधोमुखल मुख के जैसा है। दोष इसमें प्राण उदान समान वायु अवलंब कफ साधक पित्त देखने को मिलते हैं। मन एवं ओज का स्थान है ये। 24 धमनियां इसमें देखने को मिलते हैं, और 10 सिरा इसमें देखने को मिलते हैं। मर्म के अनुसार बात कर ली जाए तो सद्य प्राणाहार और सिरा मर्म है ये। संधि मंडल संधि है इसमें। प्राणवाह स्रोतस इसमें दश प्राणायतन रहता है, ठीक है। इसको दश प्राणायतन भी बोलते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन क्या है हर्ट का? अब एनाटॉमिकली बात कर लेते हैं हम। तो कोनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है ये। मिडल मीडियास्टिनम ऑफ बॉडी के बीच में प्रेजेंट रहता है, स्टर्नम के बीच में, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ कोस्टल कार्टिलेज के बीच में 12 से 9 सेंटीमीटर का रहता है। 300 ग्राम मेल में रहता है इसका वजन, और 250 ग्राम इसका फीमेल में वजन रहता है। एक्सटर्नल फीचर की बात कर लेते हैं हम, तो 4 चेंबर रहते हैं इसमें, समझाने की जरूरत नहीं है आपको, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो। 4 चेंबर रहते हैं। आर्टेरियम ऊपर का रहता, वेंट्रिकल नीचे का रहता। सेपरेट किससे होता है? तो आर्टेरियो वेंट्रिकल
ग्रूव से ये सेपरेट होता, और आर्टरिया आर्टरिया किससे सेपरेट होते तो इंटर आर्टरियल ग्रूव से सेपरेट होते। वेंट्रिया किससे सेपरेट होते तो इंटर वेंट्रिकल ग्रूव से सेपरेट होते। हार्ट में चार पार्ट रहते, अपेक्स डाउनवर्ड रहता हार्ट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड लेफ्ट, ठीक है। बेस बैकवर्ड रहता है इसका। सरफेस इस पे तीन देखने को मिलते हैं, एंटीरियर, सुपेरियर और लेफ्ट। बॉर्डर इसमें चार रहते, सुपेरियर, इंफेरियर, राइट और लेफ्ट। ये होगा उसका एक्सटर्नल फीचर। अब चेम्बर की बात कर लेते हैं हम। देखो एक्सटर्नल फीचर इतने कम क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपको ये बेसिक चीजें बता दी गई है मैंने कि ये बेसिक है, ठीक है। अब इसको आपको इलेबोरेट करना है कि इंटर आर्टेरियल ग्रूव क्या है। तो इंटर आर्टेरियल ग्रूव के बारे में कितना कुछ लिख सकते हो आप। ये दोनों को सेपरेट करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। गुड। देखो BAMS में ना मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना मॉडर्न को वेटेज नहीं दिया जाता। क्वेश्चन पेपर रेफर कर लीजिएगा आप, पिछले 2 साल के, 3 साल के, आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन रहते हैं वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं पूछे जाते कि एक्सप्लेन आर्टरियोवेंट्रिकल ग्रूव, ऐसे नहीं पूछते हो। ऐसे पूछते हैं कि एक्सटर्नल फीचर बता दो भाई तुम हार्ट के, तो उसमें बहुत कुछ लिख सकते हो आप, ठीक है। और पॉइंट वाइज लिख लिया तो आहा मजेदार एकदम, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ पॉइंट वाइज लिखना है आपने, ओके। चलो चेम्बर की बात कर लेते हैं हम। तो राइट आर्टेरियम रिसीव वेनस ब्लड, पंप ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, ये तो आपको पता होगा। थ्रो ट्राइकस्पिड और AV बल्ब, ठीक है। जो राइट आर्टेरियम है वो क्या करता, वेनस ब्लड को कलेक्ट करता, ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजता, किसके जरिए, ट्राइकस्पिड और आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ग्रूव के जरिए, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर क्या है राइट आर्टेरियम के, तो SCV अपर एंड पे रहता, IVC, SCV मतलब सुपेरियर वेना कावा, IVC मतलब इंफीरियर वेना कावा। अब सिंपल सी बात है, सुपेरियर वेना कावा अपर एंड पे रहेगा, इंफीरियर वेना कावा लोअर एंड पे रहेगा। सर्कस टर्मिनलिस कहाँ पर रहता, वेंट्रिकल ग्रुप पे प्रेजेंट रहता, राइट बॉर्डर के पास रहता, और पासेस टू फ्रॉम SVC टू IVC, कहाँ से कहाँ पास करता है, SVC से IVC तक। प्रोड्यूस इंटरनल मस्कुलर रिच, इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको MCQs है इस साल का MCQ, ठीक है। तो इसमें रिच देखने को मिलते हैं राइट आर्टेरियम में। उसको क्या बोला जाता है, तो उसको क्रिस्टा टर्मिनालिस बोला जाता है, ओके। राइट आर्टेरियम को पेसमेकर बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा। राइट आर्टेरियम में पेसमेकर रहता है, वो पेसमेकर का नाम क्या रहता है, बताओ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बताने वाला। उसके बाद राइट वेंट्रिकल ट्रायंगुलर रहता है, रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट आर्टेरियम, ये तो आपको पता होगा। ट्रायंगुलर रहता है, ट्रायंगुलर ये चीज नबी थी आपके लिए, तो ये याद रखो। रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट आर्टेरियम से ब्लड कलेक्ट करता है। पंप ब्लड टू पल्मोनरी ट्रंक, कहाँ पर ब्लड को पंप करता है, पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर की बात कर लेते हैं हम। तो सरफेस इसमें हमको देखने को मिलता है एंटीरियर, जिसको स्टर्नो कोस्टल बोलते हैं। इनफ्लोइंग पार्ट को ट्रैबिकुला ट्रैबिकुला कर्निकुए बोलते हैं। ये क्या है, इसका मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी। तो आप ये याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ व्यू MCQ के। इनफ्लोइंग पार्ट कौन सा रहता हमारे राइट वेंट्रिकल में, तो ट्रैबिकुले कर्निकुए, ठीक है। उसके बाद आउटफ्लो स्मूथ से पल्मोनरी ट्रंक के बीच में होता है। यार ये क्या हो जाता है पता नहीं मेरे को, चलो कोई नहीं। उसके बाद लेफ्ट आर्टेरियम की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रा एंगुलर शेप का रहता है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट रहता है, 2/3 ऑफ बेस के पास प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें कलेक्ट होता है थ्रू पल्मोनरी वेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी वेन से, ठीक है। जनरली वेन क्या काम करती है, तो जनरली वेन काम करती है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने का, लेकिन पल्मोनरी वेन इज ए एक्सेप्शन, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है लेफ्ट आर्टेरियम को। पंप ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करती है बाइकस्पिड और लेफ्ट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सल्काई और मार्ट्रियल ओरिफिस से। इसके बाद इसमें एंटीरियर वॉल ऑफ आर्टेरियम फॉर्म द ऑब्लिक साइनसेस ऑफ पेरिकार्डियम, ठीक है। ग्रेटर पार्ट ऑफ इंफीरियर और ऑफ आर्टेरियम इज स्मूथ, मतलब जो ग्रेटर पार्ट रहता है इंफीरियर का वो आर्टेरियम का वो स्मूथ रहता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर लेते हैं हम। तो रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्टेरियम एंड पंप इट इनटू ऑर्ट्रा, मतलब ये लेफ्ट आर्टेरियम से ब्लड कलेक्ट करती है और कहाँ पर डालती है, ऑर्ट्रा में डालती है। फॉर्म अपेक्स स्टर्नोकॉस्टल सरफेस, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर सरफेस, 2/3 ऑफ डायफ्रामेटिक सरफेस और डायफ्रामेटिक सरफेस। उसके बाद एक्सटर्नल फीचर की बात कर लेते हैं हम। तो सरफेस इसका स्टर्नोकॉस्टल इंटीरियर देखने को मिलता है, इंफीरियर और डायफ्रामेटिक
और लेफ्ट सरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। इंफीरियर में दो पार्ट रहते हैं, जिस रफ ट्रैबिकुलुले और स्मूथ एरिटिक वेस्टिब्यूल, ठीक है। इंफीरियर हैज टू ओरिफिस, इंफीरियर में दो ओरिफिस रहती है, एक बाइकस्पिड और एक ऑरिटिक, ठीक है। ये 3 टाइम ठीक रहती, 3 टाइम मोती रहती है राइट आर्टेरियम से, ठीक है। उसके बाद वल्व ऑफ हार्ट देख लेते हैं हम, तो आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेमी लूनार बल्ब रहते हैं हार्ट में। उसके बाद कंडक्टिंग सिस्टम देख लेते हैं, तो एसए नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर। ये एसए नोड सबसे ज्यादा खतरनाक पेस मेकर है, उसके बाद एवी नोड सबसे उसके उससे कम पेस मेकर है, बंडल ऑफ हिज उससे कम पेस मेकर है, और परकिंजे फाइबर उससे कम हमारे पास क्या है, पेसमेकर है, ओके। उसके बाद ड्रेनेज की बात कर लेते हैं हम, तो कार्डियक वेन और कोरोनरी साइनसेस और वेनस कार्डियसिस का ड्रेनेज होता है। नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक मतलब कम करने वाली हार्ट के रेट को, हार्ट के काम को, वो वेगस नर्व होती है, और बढ़ाने वाली थोरेसिक सेगमेंट होते हैं। उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी की बात कर लेते हैं हम, तो ट्रकीडिया, ट्राइकार्डिया, ब्रकार्डिया, अर्थमिया, स्टेनोसिस और एंजिनिया। ट्रकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ जाना, ब्रकार्डिया मतलब कम हो जाना, अर्थमिया मतलब इर्रेगुलर हार्ट बीट, और स्टीनोसिस का मतलब आप बताओगे, और एंजिना पेक्टोरलिसिस आपने नीट में पढ़ा होगा कि अचानक से छाती में चमक निकलती है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खत्म होता है। अब आप बहुत ज़्यादा मेरे को कमेंट करके पूछेंगे कि भैया इतना ही पढ़ना है क्या, तो यस इतना ही पढ़ना है। मैंने आपको बेसिक्स बता दिया है, बेसिक्स के ऊपर बताया है, और आपको ये चीज़ें इलेबोरेट करनी है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। क्लियर हो गया आपको? सो यहाँ से इसके आगे का टॉपिक हम देख लेते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो किडनी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। तो सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमिनल वॉल, कहाँ पर सिचुएटेड? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर, बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के बाजू में, ठीक है। पेरिटोनियम क्या है? इट इज अ कवरिंग ऑफ आवर इंटेस्टाइन्स, ठीक है। उसके बाद रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया स्पेसिफिकली, ऑक्यूपाई एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबार एंड अम्बाइलिकल रीजन। कहाँ पर? एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक और लंबार एंड अम्बाइलिकल रीजन। 9 डिवीजन रहते हैं हमारे एब्डोमेन के, उसमें से एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबार और अम्बाइलिकल रीजन में ये प्रेजेंट रहता। राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी, समझ में आ गया। उसके बाद 11 सेंटीमीटर की रहती है लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर की रहती है ब्रॉड, 3 सेंटीमीटर की रहती है थिक। लेफ्ट किडनी लिटर लॉन्गर रहती है और नॉर्मल रहती है, ठीक है। इन मेल 150 ग्राम, इन फीमेल 130 ग्राम। कलर इसका ब्राउन रहता है। शेप इसका बीन शेप्ड रहता है। इन फीटस किडनी इज लोबुलेटेड, किडनी में फीटस में किडनी लोबुलेटेड रहती है और मेड अप ऑफ 12 लोब्यूल, ओके। हम आयुर्वेद की भाषा में देख लेते हैं, तो रक्त एवं मेव के प्रसाद भाग से वृक की निर्मित होती है। मेद वहा का स्रोतस है ये। पार्श्व संधि है ये, और मर्म, पार्श्व संधि मर्म है ये। संख्या 2 है, दक्षिण में और वाम में। स्थान इसका एक वामवार पार्श्व भाग में है और दूसरा दक्षिण पार्श्व भागी में है, ठीक है। पोल एक्सटर्नल फीचर की बात कर लेते हैं हम, तो पोल इसमें रहते हैं अपर और लोअर। अपर पोल कैसा रहता है? तो ब्रॉडर रहता है और क्लोज टू सुप्रारीनल ग्लैंड के ऊपर ये ब्रॉड रहता है, और सुप्रास्टीनल ग्लैंड इसके क्लोजेस्ट एसोसिएशन में रहती है। लोअर बॉल की बात कर लेते तो पॉइंटेड रहती है और डाउनवर्ड रहती है। उसके बाद सरफेस की बात कर लेते हैं हम, तो एंटेरियरली इरेगुलर रहता है इसका सरफेस और पोस्टेरियरली फ्लैट रहता, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं, तो मीडियल कॉन्केव रहता है और कॉन्वेक्स लैटरल रहता है, ठीक है। हाइलम एंटीरियर साइड टू पोस्टीरियर साइड रहता है। रीनल वेन देखने को मिलता है, रीनल आर्टरी और रीनल पेल्विस यहाँ पर हाइलम में देखने को मिलता है। अपर पोल की बात कर लिया हमने, तो सुप्रा रीनल गैड रहती। लोअर पोल की बात कर ले तो 2.5 सेंटीमीटर इलियाक क्रिस्ट रहती इसके अबो, ठीक है। मीडियल बॉर्डर यूरेटर रहता बिलो हाइलस। पोस्टीरियर रिलेशन डायफ्राम से, सियोस मेजर से और ट्रांसफर एब्डोमिनस से देखने को मिलता है हमको, ठीक है। उसके बाद कैप्सूल की बात कर लेते हो, तो फाइब्रस कैप्सूल देखने को मिलता है जो कि थीन रहता है। उसके बाद पेरीफेरेनिक फैट देखने को मिलता है जो कि एडिपोस टिश्यू रहता है और आउटसाइड फाइब्रस से कवरिंग रहती है इसकी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रीनल फैसिया की, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर देखने को मिलता है हमको इसमें। उसके बाद कर लेते हैं हम बात पैरानेफ्रिक बॉडी फैट की, तो ये फैट लाइंग आउटसाइड द रीनल फैसिया के बाहर हमको ये फैट देखने को मिलता है। उसके बाद कोरोनल सेक्शन की बात कर ले हमने किडनी की, तो आउटर में रीनल कॉर्टेक्स रहता है और इनर में मेडुला देखने को मिलता है, रीनल मेडुला स्पेस। इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है उसको रीनल साइनसेस बोल सकते हैं हम। उसके बाद बात कर लेते हैं हम नेफ्रॉन की, तो रीनल कॉर्पसल्स देखने को मिलते हैं
और मेलपिजियन कॉर्पसल देखने को मिलते हैं, और कैपिलरीज और ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर लिख देना है, कैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, और बात खत्म करनी है। रीनल ट्यूब्यूल पीसीटी और डीसीटी और लूप ऑफ इनलो को बोलते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट भी इसमें देखने को मिलती है। इसके थोड़े बहुत फंक्शन ये लिख देने हैं हमने, क्या लिख देने हैं, इसकी पोजीशन लिख देनी है, किसके रिलेशन में रहते हैं नेफ्रॉन वो लिख देना है। ठीक है, आपको तो पता ही होगा, नेफ्रॉन की डायग्राम देखी होगी, तो आगे पीछे कौन रहता है इसका वो बस यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं हम, तो रेनल फ्लेक्सस, कोलिया फ्लेक्सस और सिंपैथेटिक T10 से L1 तक लेके यहाँ पर नर्व सप्लाई इसको रहता है। क्लिनिकल एनाटॉमी, रीनल फेलियर मतलब पता होगा आपको, किडनी फेल हो जाना। रीनल स्टोन पता होगा आपको, किडनी स्टोन। पॉलीसिस्टिक किडनी मतलब सिस्ट आ जाना किडनी में। रीनल ओडिमा और सूजन आना इसमें। नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इन्फ्लामेशन ऑन किडनी। रीनल ट्यूमर, ट्यूमर हो जाना किडनी में। और टीबी ऑफ किडनी, किडनी में भी टीबी देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम यूरेटर की। तो यूरेटर कैसा रहता है, तो थिक वॉल मस्कुलर ट्यूब्स पेयर पेयर देखने को मिलते हैं हमको। ये थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब्स देखने को मिलते हैं फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। लेंथ कितनी इसकी, तो 25 से 30 सेंटीमीटर, और डायमीटर 3 सेंटीमीटर लेंथ ये किस। उसके बाद बात कर लेते हैं हम इसका कोर्स की। तो बिगेन विथ रीनस साइनसेस, कहाँ से चालू होता है ये, रीनस साइनसेस, फनल शेप डायलेटेड, ऐसे ये इसका शेप देखने को मिलता है हमको। ठीक है, पेल्विस स्टार्ट फ्रॉम हाइलस, पेल्विस कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हाइलस से स्टार्ट होता है किडनी के। नैरो टील एंड ऑफ किडनी, कहाँ से, नैरो टील एंड किडनी से डाउनवर्ड एंड स्लाइटली मिडवर्ड टू ट्रांसफर प्रोसेस। ठीक है, सायोस मेजर मसल यहाँ पर देखने को मिलती है। पेल्विस की बात कर लेते हैं, तो हाइलोस ऑफ किडनी में रहता है। लोअर एंड ऑफ किडनी में सायोस मसल्स देखने को मिलती है। टर्मिनाइजेशन ऑफ का है कॉमन इलियाक आर्टरी और यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलती है। रिलेशन की बात कर लेते हैं, तो रीनल पेल्विस, ब्रांचेस ऑफ रीनल वेसल्स देखने को मिलते हैं आउटसाइड ऑफ किडनी। एंटीरियर राइट साइड पे रीनल वेसल्स देखने को मिलते हैं डोडेनम में। एंटीरियर लेफ्ट साइड पे रीनल वेसल्स और पैनक्रियाटिक पेरिटोनियम देखने को मिलता है। पोस्टीरियरली सियोस मेजर देखने को मिलता है इन फीमेल, ये बहुत शॉर्ट रहता है, और मेल में ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहता है सियोस मेजर। ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं, तो अपर पार्ट को रीनल आर्टरी करती है, मिडल पार्ट को ब्रांच ऑफ आर्टरा करती है, पेल्विक पार्ट ऑफ ब्रांच ऑफ मिडल रेक्टल करती है, और नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक का किससे होता है, T10 से L1 सेगमेंट तक। रीनल एरेटिक भी बोल सकते हैं हम इसको। और पैरासिम्पेथेटिक किससे देखने को मिलता है, तो पैरासिम्पेथेटिक S2 से S4 सेगमेंट हाइपोगेस्टिक फ्लेक्सेस भी बोलते हैं हम इसको। क्लिनिकल एनाटॉमी, तो यूरेटर कोलिक मतलब स्टोन होना, और डुप्लेक्स यूरेटर मतलब दो यूरेटर देखने को मिल सकते हैं, दो मतलब दो नहीं 4 यूरेटर। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, तो बात कर लेते हैं हम इसके इंट्रो की। तो मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ यूरिन, यूरिन का रिजर्वायर है। लाइज एंटीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी, एंटीरियर पार्ट के पेल्विक कैविटी पे प्रेजेंट रहता है। अरेंज इन हॉर्स एंड स्पाइरल फॉर मास कॉन्ट्रैक्शन, मास कॉन्ट्रैक्शन के लिए चेंज बहुत ज़्यादा मास होल्स एंड स्पाइरल अरेंजमेंट का रहता है, और मास कॉन्ट्रैक्शन करने के काम आता है। ठीक है, चेंज करता है ये शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू यूरिन अमाउंट, यूरिन के अमाउंट में ये चेंज होता है। उसके बाद एम्प्टी कहाँ पर रहता है, तो लाइज एंटीरियरली इंटायरली इन पेल्विस। ठीक है, जब वो एम्प्टी हो गया, पूरा सुसु करके आ गया, तो कहाँ पर रहेगा, पूरा के पूरा पेल्विस में। लेकिन अगर फील्ड हो गया तो एब्डोमिनल कैविटी तक ये आ जाता है, अम्बिलिकस तक। ठीक है, उसके बाद इसका एक्सटर्नल फीचर की बात कर लेते हैं, तो अपेक्स कनेक्टेड टू अम्बिलिकस बाय मीडियम अम्बिलिकल लिगामेंट, बेस इन फीमेल रिलेटेड टू यूट्राइन, सर्विक्स इन मेल सेपरेटेड फ्रॉम रेक्टोवेशियल पाउचेस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देख लेना है आपने। मैं फास्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है आपने ये पहले रिवाइज करा हुआ है। उसके बाद नेक की बात कर लेते हैं हम, तो लोवेस्ट एंड फिक्स पार्ट रहता है नेक का इसका बिहाइंड प्यूबिक सिम्फाइसिस पीस बाय इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस। उसके बाद सुपेरियर सरफेस की बात कर लेते हैं हम। मेल में तो कवर्ड कम्प्लीटली बाय पेरिडियन, एंड फीमेल में पेरिटोनियम कवर गेटर पार्ट एंड फॉर्म विस्को कॉटिनी पॉन्च। मेल में टोटली किससे कवर रहता है, पेरिटोनियम में, लेकिन फीमेल में कुछ बड़ा पार्ट इसका प्रेजेंट किससे रहता है, कवर रहता है पेरिटोनियम से, लेकिन कुछ पार्ट वेसी कॉन्ट्राइन पाउच से कवर्ड रहता है। ठीक है, इंफेरियर लैटरल सरफेस इसका मेल में ईच सरफेस रिलेटेड टू पेल्विस रहता है, और प्यूबो पैरासिटिक लिगामेंट रहता है। इन फीमेल सम एक सेम एक्सेप्ट प्यूबोपेरेटिक लिगामेंट यहाँ पर नहीं रहता है, रिप्लेस कर देता है फीमेल में प्यूबो वेसाइकल लिगामेंट से। उसके बाद लिगामेंट की बात कर लेते हैं, तो ट्रू लिगामेंट कैसे रहते हैं इसके, तो कंडेंसेशन ऑफ
प्यूबिक फैसिया अराउंड नेक एंड बेस ऑफ ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद लैटरल लिगामेंट की बात कर लेते हैं, लैटरल प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट की बात कर लेते हैं। इसमें देखने को मिलते हैं ट्रू लिगामेंट है ये, मीडियो प्यूबो पेरिस्टेटिक लिगामेंट और मीडिया एम्बिलिकल लिगामेंट। तो चार जो लिगामेंट है वो कैसे है, इसके ट्रू लिगामेंट है, ठीक है। तो ट्रू लिगामेंट क्या रहते हैं, तो ये कंडेंसेशन ऑफ पेल्विक फैसिया लिगामेंट ये अराउंड नेक एंड बेस ऑफ ब्लैडर के प्रेजेंट रहता है। और फॉल्स लिगामेंट जो रहते हैं वो डू नॉट फॉर्म एनी सपोर्ट, ये कोई सपोर्ट देने का काम नहीं करते। उसके बाद जो फॉल्स है वो कौन से है, तो मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड लैटरल फॉल्स लिगामेंट और पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स लिगामेंट देख लिए। उसके बाद ब्लड सप्लाई सुपेरियर और इन्फेरियर वेसिकल आर्टरीज ब्रांचेस ऑफ इंटरनल एलियाक आर्टरी इन फीमेल यूट्राइन वाजाइनल यूरेटरीज इंस्टीड ऑफ इन्फेरियर वेसाइकल, ठीक है। वेनस ड्रेनेज किससे होता है, तो इंटीरियर इलियाक वेन से होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सटर्नल इलियाक नोड से होता है। नर्व सप्लाई वेसिकल फ्लेक्सेस हाइपोगैस्ट्रिक फ्लेक्सेस बोलते हैं इसको। पेन सेंसेशन हमको पैरासिम्पैथेटिक नर्व से होता है। सोमैटिक प्यूडल नर्व वॉलेंटरी स्प्लिंटर से भी होता है। उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी देख लेते हो हम, तो स्टोन फॉर्मेशन और सिस्टोस्कोप मतलब इंटीरियर ब्लैडर एग्जामिनेशन से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सेंसरी ऑर्गन की। तो सेंसरी ऑर्गन में देखो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर में स्किन, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था आपको कि क्या क्या पढ़ना है। स्किन पढ़ना है आयुर्वेद के हिसाब से, वो पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप वो देख सकते हो पिछले वन शॉट में, क्योंकि मेरे को ऐसे लगा था पेपर वन में हमारा ये है, ठीक है। गलती से हो गया था वो, जब मैं मैनेज कर रहा था ना तब, तो वो पिछले इसमें पढ़ाया हुआ है, तो वो जाकर प्रेफर कर सकते हो आप। एक और चीज़, मैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग नहीं पढ़ा सकता ड्यू टू द कॉपीराइट इशू, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। सो वो कंटेंट सेक्सुअल कंटेंट में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो एक काम कीजिएगा, मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा, मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आपको फ्री में पीडीएफ डाल दूंगा, फ्री में एकदम, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्ट टेलीग्राम पे डाल दूंगा, नंबर दिख रहा होगा आपको। लेकिन जो दूसरे नोट्स रहेंगे पूरे वो पेड रहेंगे आपको, ओके। सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नोट्स जो रहेंगे वो आपको लेने पड़ेंगे, परचेस करने, सॉरी, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो फ्री मिलेंगे, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन वेरी वेरी वास्ट है, उसको एक टाइम में समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैं ये प्रेफर करूँगा कि सेंसरी ऑर्गन्स के लिए मैं सिंपल बात कर रहा हूँ आपसे, एकदम सिंपल सिंपल, जो आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था 11th और 12th में, वही के वही लिखना है आपने, दूसरा कुछ भी नहीं लिखना है। आइज हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, नोज आइज ईयर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और साथ ही साथ जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है, और टंक भी आ सकती है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। टेस्ट बढ़ रहे थे वो, बस उतना ही पढ़ना है जो 11वीं 12वीं में पढ़ा। आप बोलेंगे फिजियोलॉजी पढ़ा था भैया, नहीं, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों पढ़ा था आपने वहाँ पर, और एनाटॉमी ज़्यादा पढ़ी थी सेंसरी ऑर्गन की 11th 12th में, ठीक है। सो एज एन यूजुअल मैं बार बार बोल के थक गया हूँ आपको कि BA MS में सेलेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं मॉडर्न के, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट में हो, जैसे एक्सप्लेन ईयर कर दो भैया, तुमको ये नहीं बोलेगे कि टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन में तुम सिर्फ यही एक्सप्लेन करो, क्या इलियम यही एक्सप्लेन करो, स्टेपीज ही एक्सप्लेन करो, इंकस ही एक्सप्लेन करो, वो MBBS के लिए रहता है। हम पहले ही आयुर्वेद पढ़ पढ़ के थक गए होते हैं, नहीं तो मेरा झूठ लग रहा होगा ना, मैं मेरे दिल से नहीं बात करता हूँ। आप पेपर देख लीजिए, पेपर देख के आपको समझ में आ जाएगा वो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। सो क्वेश्चन जो रहेगा वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आएगा कि ईयर को एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन कर दो, उसको, मतलब आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन जो मेरे नोट्स है ना वही प्रेफर कीजिएगा, और उसको थोड़ा इलेबोरेट कीजिएगा आपकी लैंग्वेज में, ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपका रचना शायरी का पेपर 2 बढ़िया जाए। थैंक यू।